everyone, welcome back to the next lecture of work energy power. So this is the last lecture of work energy power. तो इस लेक्चर में हम पूरा खत्म कर देंगे इसे. तो क्लास को शुरू करते हैं विद द पॉजिटिव थॉट कि फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट वी डू इन द प्रेजेंट. तो यानी कि हमारा फ्यूचर किस बात पे डिपेंड करता है कि जो हम प्रेजेंट में अभी कर रहे हैं. तो फ्यूचर में तुम्हारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि तुम आज अपना प्रेजेंट का डे जो है उसको अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हो या नहीं. तुम अगर आज पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली उसका फ्यूचर में अच्छा सा रिजल्ट मिलेगा. तुम अगर आज फोन चला रहे हो, तुम अगर फालतू चीजों में टाइम वेस्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली वही चीज तुम्हारी फ्यूचर बनेगी, उसी के हिसाब से फ्यूचर बनेगा. ठीक है, तो सिलेक्शन लेना है या फिर फ्यूचर में यही सब फ्यूचर वाली बातें सोचने से अच्छा ये है कि तुम अपना हर रोज अच्छा बनाने की कोशिश करते रहो. ठीक है, तो चलो अब पॉजिटिव थॉट के साथ अब हम क्लास को शुरू करते हैं. ओके, तो गाइस आज की क्लास का पहला टॉपिक है हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. तो मैंने तुम्हें कल पिछली क्लास जो थी लास्ट लेक्चर, तो उसमें मैंने तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है इसके बारे में मैंने अच्छे से बताया था. तो अब हम देखेंगे कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है. तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी सिंपल सी बात है. चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या हुआ? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, इस चीज से तुम क्या समझ रहे हो? अगर इतना मैंने कहीं लिख रखा है तो इससे यही तो समझ में आ रहा है कि भाई इनिशियल और फाइनल का डिफरेंस है ना, यही तो समझ में आ रहा है. तो तुम क्या लिखोगे कि यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यानी कि मैं इसे डेल्टा यू लिख दूं. इतनी सी ही बात है. ठीक है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब यही है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या था. मैंने पिछले लेक्चर में क्या बताया, कोई भी बॉडी कहां पर रखी है, किस तरह से रखी है इस एनवायरमेंट में, वो चीज डिपेंड करती है, वही चीज उसकी पोटेंशियल एनर्जी बता रही होती है. ठीक है, तो अब जब पोटेंशियल एनर्जी, अब अभी कोई बॉडी यहाँ है, कोई बॉडी यहाँ है, तो दोनों की पोजीशंस अलग हो गई, अलग अलग हो गई. तो मान लो यहाँ पहले यहाँ पे थे यू इनिशियल, यहाँ पे बाद में हो गई तो यू फाइनल. तो दोनों की अलग अलग पोजीशंस पे अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी आ गई. तो इनका ही डिफरेंस निकालेंगे तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो गई. तो ये तो बिल्कुल बेसिक सी बात है जो दिमाग में एटलीस्ट पता होना चाहिए कि अगर ये शब्द लिखा है तो हम क्या समझ रहे हैं. ठीक है, अब ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो वर्ड है, ये टर्म है, ये हम किसके लिए डिफाइन करते हैं, कब यूज करेंगे, कौन से फोर्सेस के लिए करेंगे. तो तुम्हें याद हो तो मैंने पहले तुमसे बताया था पिछले लेक्चर में कि पोटेंशियल एनर्जी ही हम कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए बात कर रहे होते हैं. पोटेंशियल एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो किसके लिए है? कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए. तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी इट इज डिफाइंड फॉर, इट इज डिफाइंड मतलब इसका यूज जो कर रहे हैं. ठीक है, डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्सेस. तो मतलब अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है, तो ये सब किससे रिलेटेड होगा? कहीं ना कहीं कंजर्वेटिव फोर्सेस से रिलेटेड होगा. कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन से थे? जल्दी से रिवाइज करो, कौन से थे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स और फिर उसके बाद स्प्रिंग फोर्स. भूल मत जाना, तीन ही होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटेशन, स्प्रिंग. ठीक है, ओके चलो अब लिखेंगे कैसे, कैसे ये रिलेटेड होगा कंजर्वेटिव फोर्सेस से. तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ वर्क डन by the conservative forces, by conservative forces. इस पेज पर आज मैं जो लिखूंगी वो सब अपने आप में थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं, ये ध्यान रखना. ठीक है, डेल्टा यू क्या है? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस. तो इसी चीज को मैं थोड़ा ऐसे भी तो लिख सकती हूँ कि डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू बाई कंजर्वेटिव फोर्स, ऐसे करके शॉर्ट में लिख दी. अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस ये कंजर्वेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इक्वल्स टू माइनस का डेल्टा यू, ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल. ओके, तो अच्छा माइनस का डेल्टा यू, तो माइनस तो फॉर्मूले वाला ही माइनस है. डेल्टा यू को कैसे लिख रहे थे? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल. ठीक है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल. ओके, तो अगर मैं इस माइनस को, ये वाला जो माइनस है, ये अंदर लेके जाऊं तो क्या बनेगी कंडीशन? ऐसे नहीं हो जाएगी? यू इनिशियल माइनस यू फाइनल. ठीक है, क्या हो जाएगा? यू इनिशियल माइनस यू फाइनल. तो एक बात बताओ, तो अगर, तो इसका मतलब तुमने ये देख लिया कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इक्वल्स टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल हो जाता है. तो वैसे मुझे यहाँ पर क्या क्या क्लू मिले हैं? एक तो ये वाला, ऐसे यही है पूरा थियोरेटिकली जो मैंने ऐसे लिख दिया है. ठीक है, और एक ये भी मिल रहा है. ठीक है, अब ये जो मैंने स्टेटमेंट यहाँ पे ऐसे लिखा है, इससे क्या समझ में आ रहा है? इससे भाई ये समझ में आ रहा है हमें कि अगर कंजर्वेटिव फोर्स काम करते हैं तो, अच्छा पहले एक बात बताओ, ये यू इनिशियल माइनस यू फाइनल लिखा है,
ठीक है। अब ये वाली जो वैल्यू है, ये जो भी सॉल्व होके आएगी, ये वैल्यू पॉजिटिव ही तो आ रही है, पॉजिटिव ही तो है, तभी तो ये वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस के सामने पॉजिटिव ही तो लगा है, कुछ लिखा नहीं है तो मतलब पॉजिटिव ही तो है। अगर ये चीज नेगेटिव होती तो मैं यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं लगाती, है ना। तो ये नेगेटिव क्या था, नेगेटिव था डेल्टा यू, डेल्टा यू क्या था, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ये चीज नेगेटिव थी। अब ये वाला नेगेटिव साइन अंदर ले गई तो मैंने यू इनिशियल माइनस यू फाइनल हो गया। अब ये जो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल है, ये टर्म, इतना टर्म क्या है, पॉजिटिव, ठीक है, इतना टर्म क्या है, पॉजिटिव। देखो अभी अगले पेज पे लिखते हैं, तो मेरा u इनिशियल माइनस u फाइनल जो है, दिस इज पॉजिटिव, है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया ना कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस पॉजिटिव, है ना। तो इस इन चीजों से क्या सिग्निफाई हो रहा है, इनसे ये पता चल रहा है कि व्हेन वर्क इज डन, वर्क इज डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन से होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। ये तीनों में से कोई सा भी फोर्स अगर काम कर रहा होगा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स हो रहा होगा, तो क्या होगा, तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। अरे डिक्रीज ही तो करिए, देखो तभी तो यू इनिशियल थी, ये चीज यू इनिशियल ऑब्वियसली ज्यादा होगा यू फाइनल से, तभी तो ये चीज पॉजिटिव आ रही है। अगर मैं 4 में से 2 घटाऊंगी तभी तो प्लस का 2 आएगा, है ना। तो ये ऐसे मान लो इसको, और ये इसको मान लो, अगर मैं 2 में से 4 घटाने लग गई तो माइनस का नहीं आ जाएगा। तो फाइनल वाला मेरा छोटा होना चाहिए, ये फाइनल वाला छोटा होना चाहिए, तभी तो पॉजिटिव आंसर आएगा। तो यू पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। तो ये स्टेटमेंट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। टेढ़ा हो गया, अभी दोबारा से बनाती हूँ, ठीक है। चलो, तो वर्क डन बाय, वर्क इज डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। तो अब तुम एक बात बताओ, तुम्हें ये फील नहीं आ पा रहा होगा ना, है ना, मैंने स्टेटमेंट लिख तो दिया है, लेकिन क्या दीदी वो समझ में नहीं आ रहा, वो मजा नहीं आ रहा, ऐसे फील नहीं आ रहा, आंखों से दिखता हुआ सा नहीं लग रहा, है ना। तो चलो अब तुम्हें आंखों से दर्शन करवाते हैं इसके, ठीक है। देवी माता के दर्शन करने जाते हैं ना जैसे, वैसे ही तुम्हें आज इस स्टेटमेंट के डिटेल वाले दर्शन करवाती हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। फिर तुम कभी नहीं भूलोगे, कभी भूल भी जाओगे ना तो तुम अपने आप निकाल लोगे। अब देखो कैसे दर्शन करवाऊंगी। अब मैंने तुम्हें क्या बोला, कितने फोर्स होते हैं बताओ, जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं कौन कौन से होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और स्प्रिंग फोर्स, 3 फोर्स होते हैं, ठीक है। तो मैं अभी एग्जाम्पल लेती हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स का, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। गलत लिख दी स्पेलिंग, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जांपल लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ, उससे पहले हम इस बात को ऐसे करते हैं यहाँ पे, कि जब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस हो रहा है, तो कंजर्वेटिव फोर्स तो वही थे हमारे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, बार बार यही बोल रही हूँ। तो मतलब वर्क डन तुम तो नहीं कर रहे हैं, या फिर वर्क डन कोई एक्सटर्नल एजेंट नहीं कर रहा है ना, तो मतलब वर्क डन किसी और के, जैसे सपोज करो, जैसे सपोज करो तुम खाना खाते हो, ठीक है, तुमने खाना खाया, और फिर उसके बाद तुम मतलब तुम पढ़ाई कर रहे हो और तुमने वहीं पे खाना खाया, और तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए खाना ले आई टेबल पे ही, तुमने खाना खाया और प्लेट वहीं की वहीं रख दी, ठीक है। अब फिर उसके बाद क्या हुआ, तुम्हारी प्लेट कौन लेके आया खाने के लिए, तुम्हारी मम्मी लेके आई। फिर उसके बाद उस प्लेट को लेके कौन गया, तुम्हारी मम्मी लेके गई। फिर उसके बाद उस प्लेट को साफ किसने किया, मम्मी ने साफ किया। तो ये सब काम जो थे, खाना लेके आना और उस प्लेट को लेके जाना और उसको साफ करना, ये तुमने तो नहीं किया ना, किसी और ने किया। मतलब ये जो काम था, खाने का प्लेट लाना और खाने की प्लेट ले जाना और उसे साफ करना, ये दिस इज द वर्क। ये वर्क जो था वो किसने किया, दिस वर्क इज डन बाई मम्मी, मतलब दिस वर्क इज डन बाई योर मदर, मदर ने ये वर्क किया। तो मतलब तुमने नहीं किया ना, ये भी तो चीज है ना इस चीज में। मतलब एक कहना कि यार ये काम किसने किया है, तो ये काम मम्मी ने किया है, तो ये काम तुमने नहीं किया है ना, ये काम हमने नहीं किया है। एग्जैक्टली यहाँ पे समझो कि वर्क इज डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अगर वर्क कंजर्वेटिव फोर्सेस के थ्रू हो रहा है तो इसका मतलब कोई और फोर्स के थ्रू नहीं हो रहा है। अब इस बात को मैं क्यों बता रही हूँ, अब इस बात का थोड़ा सा लॉजिक तुम्हें यहाँ पे पता चलेगा। जैसे कि तुमने सबसे आसान चीज तुमने क्या देखी होगी, जैसे पहली चीज देखते हैं, पहला एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा
ये एक बॉल है, ठीक है, ये एक बॉल है और यहाँ पर ये ग्राउंड है, ठीक है, ये क्या है मेरा ग्राउंड, ये ग्राउंड है, ठीक है। अभी एक बात बताओ, अगर मैं इस बॉल को यहाँ से छोड़ दूं, यहाँ से अगर मैं बॉल को छोड़ दूं, बॉल इज लेफ्ट, बॉल इज लेफ्ट, अगर बॉल को यहाँ से छोड़ दिया जाए तो फिर क्या होगा बताओ, क्या ये बॉल यहीं पर रुकी रहेगी, क्या हो रहा होगा। अभी एक बात बताओ, बॉल को तुमने पकड़ के रखा है तो इसका मतलब क्या है कि बॉल के ऊपर तो एक तो mg लग ही रहा था नीचे, लेकिन तुमने पकड़ के रखा था, तुमने इतना ही तो फोर्स लगा रहे होगे कि mg को बैलेंस कर लूं और यहीं पर ये बॉल टिकी रहे, लेकिन तुमने अपने द्वारा लगाया हुआ फोर्स हटा दिया, ठीक है, तुम्हारे द्वारा लगाया हुआ फोर्स हट गया तो सिर्फ इस पे क्या रह गया, mg। अब जब सिर्फ इसके ऊपर mg रह गया, mg क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब सिर्फ और सिर्फ इस बॉल पे कौन काम कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, क्या ही स्पेलिंग लिख रही हूं मैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है इसके ऊपर। तो अब देखो क्या हो रहा है, जब इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा तो ये बॉल कहाँ जाएगी, विदाउट विदाउट नोइंग एनी फिजिक्स, कुछ नहीं आती अगर फिजिक्स, तो जिंदगी में इतनी चीजें तो तुमने देखी होंगी, किसी चीज को पकड़ो तो छोड़ दो तो नीचे गिर जाती है, इतना तो देखा है ना तुमने, एग्जैक्टली तो ये क्या होगा, ये बॉल विल फॉल डाउन, ठीक है, बॉल क्या करेगी, फॉल डाउन, बॉल विल फॉल डाउन। अब बॉल जब फॉल डाउन हो गई तो बॉल इनिशियली कहाँ थी, ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी, तो मैंने कहा कि इसकी इनिशियल पोजीशन थी, और पोजीशन को ही तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करती है, पोजीशन कहाँ है कैसी है। अब यहाँ पर बॉल फाइनली आ गई, तो मैंने कहा कि यहाँ पर यू फाइनल हो गया। अब तुम्हें एक चीज साफ दिखाई दे रही है ना कि इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं अभी ये नहीं कह रही कि मैंने तो तुम्हें ये वाला स्टेटमेंट पहले लिख दिया था, है ना, मैं ये कह रही हूँ तुम विश्वास मत करो मेरे इस स्टेटमेंट पे, तुम इस चीज को देखो, तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने कहा कि इनिशियल, तो यू इनिशियल क्या होगा इसका, तुम्हें मैंने बताया था कि ये अर्थ की सरफेस है, अर्थ की सरफेस से ऊपर अगर पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं तो सारी पॉजिटिव में लेते हैं, तो मान लेते हैं कि ये हाइट जो है ये h हाइट है, ठीक है, तो हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या लिख देंगे, mgh, और u फाइनल क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली जीरो, क्यों, क्योंकि ग्राउंड, ये पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि अबव द सरफेस है, अबव द सरफेस, ठीक है, अबव द सरफेस, ठीक है, किसकी सरफेस, अर्थ सरफेस, ठीक है, अगर भूल जाओ तो आगे लगा लेना ये, ठीक है, और ये क्या है, ऑन दी सरफेस, ठीक है, अर्थ सरफेस है ये टर्म, ठीक है। तो अब तुम्हें ये समझ में आ गया कि ये इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गया। अब मैं अगर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालूं, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ठीक है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो फिर अभी देखो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एम जी एच माइनस, सॉरी, यू फाइनल क्या है मेरा जीरो, फिर माइनस एम जी एच, ठीक है, जो कि कैसा आ रहा है, माइनस का एम जी एच। तो मेरा ये यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ये चीज क्या थी, डेल्टा यू, यही तो डेल्टा यू था, तो यानी कि मेरा डेल्टा यू क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है, अच्छा, लेकिन और डेल्टा यू हमारा क्या हुआ करता था, डेल्टा यू इज इक्वल टू होता था माइनस का डब्लू, डेल्टा यू अभी ऊपर से निकाला है वो कितना आया, एम जी एच, तो ये इधर तो माइनस डब्लू ही लिखेंगे, माइनस से माइनस कट गया तो एम जी एच इज इक्वल टू डब्लू, तो ये वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, तो देख लो अपने आप आ गया ना, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, जो कि कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, ठीक है। और तुम देख सकते हो इसी के लिए तुम्हें यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है, मैंने तुमसे यहाँ पे क्या कहा था कि वर्क डन जब बाई कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करती है, मतलब क्या होना चाहिए कि भाई हमारी यू फाइनल जो है वो कम होनी चाहिए यू इनिशियल से, है ना, यही तो होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या यू फाइनल हमारा इनिशियल से कम नहीं है, यू फाइनल देखो जीरो है, इनिशियल क्या है, mgh, ठीक है, तो अच्छा खासा तुम्हें दिखाई देगा। तो ये तो हो गया कि मैंने तुम्हें दिखा दी, अभी ये भी साफ दिखाई दे रहा है ना कि हेयर ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स इज वर्किंग, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स ही वर्क कर रहा था, हेयर ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स ही एक्ट कर रहा है बस, और कुछ भी एक्ट नहीं कर रहा। अब मैं तुम्हें ये दिखाती हूँ कि किस तरीके से
ये तो तुमने देख लिया कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे कम होती हुई दिखाई देती है, ठीक है। अब ये देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती हुई कैसे दिखाई देगी, कैसा फील आएगा पोटेंशियल एनर्जी अगर बढ़ेगी तो देखो ये है ग्राउंड अपना, ठीक है। ग्राउंड वाला एग्जांपल तो मैं इसलिए लेती हूँ क्योंकि वो हो जाता है हमारा काफी रिलेटेबल, ठीक है। तो ये है मेरी बॉल। अब मैंने क्या किया, अब एक बात बताओ, ये बॉल अगर यहाँ पे रखी हुई है, यहाँ पे पहले कहाँ रखी हुई है, ग्राउंड पे ही रखी हुई है, ठीक है, ग्राउंड पर ही रखी हुई है। और अगर ग्राउंड पर रखी है तो यहाँ पर इसका यू इनिशियल हो गया। अब यू इनिशियल बता दो जल्दी से, क्या होगा, 0, ठीक है। अब एक बात बताओ, अभी इसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा होगा, mg लग रहा होगा इसके ऊपर, ठीक है। अब mg की वजह से अभी ये कहीं जा सकती है क्या, नीचे की तरफ ऑब्वियसली, और मूव तो करेगी नहीं, अब ये अभी ऐसी रखी है। लेकिन अब मैं क्या कर रही हूँ, कंजर्वेटिव फोर्स काम नहीं करेंगे, अब मैं फोर्स लगाऊंगी, ठीक है। मैंने फोर्स लगाया, अब मैंने फोर्स लगाया और इस बॉल को उठा के ऊपर की तरफ वेलोसिटी दी। अब मैं इस बॉल को उठा के ऊपर की तरफ ले जाना चाहती हूँ, तो मैंने क्या किया, अपना फोर्स लगाया यहाँ पे, ठीक है। मैंने इसे ऊपर की तरफ फोर्स दिया, तो ऊपर की तरफ फोर्स देने की वजह से क्या हो गया, ये बॉल ऊपर जाने लगी। और मान लो कि इस हाइट पर पहुंच गई ये बॉल। अब जब इस हाइट पर पहुंच गई, और मान लेते हैं कि दिस इज द हाइट h हाइट पर बॉल पहुंच चुकी है, तो किसकी वजह से पहुंची है, क्या ये ग्रेविटेशनल फोर्स से लेके गए हैं ऊपर। अगर तुम कहो कि नहीं, अरे ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से गई है, कैसे गई है बताओ, तुम अपना फोर्स हटा लो, ये हटा लो। क्या ये अपने आप कभी बॉल, कोई जमीन पे रखी हुई चीज कभी अपने आप ऊपर जाती हुई दिखी है। मैं कह रही हूँ कि अपने आप जाती हुई, अपने आप जाती हुई का मतलब क्या है, मैं अगर ये टर्म यूज कर रही हूँ कि ये बॉल अपने आप ऊपर नहीं जा रही है, इसका मतलब ये है कि ये बॉल मेरे द्वारा लगाए हुए फोर्स से नहीं जा रही है, शायद कोई और लगा रहा होगा उसकी वजह से चली जाए। जैसे मैंने अभी तुम्हें खाने की प्लेट वाला एग्जांपल दिया था, जैसे कि अगर तुम ऐसा कर रहे हो कि मम्मी तुम्हारे लिए खाना लेके आती है और फिर वही तुम्हारी प्लेट ले जाती है, वही साफ कर देती है, तो फिर क्या होता है कि तुम तो अपने आप, मतलब तुम्हें तो कुछ करना ही नहीं पड़ता, यही तो कहोगे ना कि तुम्हें तो कुछ करना ही नहीं पड़ता, अपने आप हो जाता है सब कुछ, है ना। कि अरे खाना अपने आप बन जाता है, खाना अपने आप, प्लेट अपने आप साफ हो जाती है। लेकिन असलियत में प्लेट साफ करने वाला कोई है, खाना बनाने वाला कोई है, ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ पे अगर मैं ये अपना फोर्स हटा लूं, तो फिर ये अपने आप ऊपर नहीं जाएगी। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स तुम्हारे अलावा यहाँ पे और कौन से फोर्स एनवायरमेंट में, ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसकी वजह से ये ऊपर नहीं जाएगी। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये ऊपर नहीं जाएगी। क्यों, क्यों नहीं जाएगी, क्यों, क्योंकि अगर ऊपर गई तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी ना। यू फाइनल क्या होगा, ये यू फाइनल होगा, इधर इधर यू फाइनल होगा, यू फाइनल मेरा क्या हो जाएगा, प्लस का mgh। और अगर यू फाइनल प्लस का mgh हो गया तो यू फाइनल जो होगा वो यू इनिशियल से ज्यादा नहीं होगा। और कभी भी ग्रेविटेशनल फोर्स यू इनिशियल से ज्यादा यू फाइनल को करेगा ही नहीं। ग्रेविटेशनल फोर्स एक तो काम भी ग्रेविटेशनल फोर्स करे और ऊपर से वो पोटेंशियल एनर्जी को भी बढ़ा दे, ऐसा तो नहीं करेगा, ठीक है ना। जैसे हमारी मम्मी पापा हमें पैसे किसके लिए देते हैं, हमें अच्छे काम के लिए पैसे देते हैं, गलत काम के लिए तो कभी पैसे नहीं देंगे, है ना। तुम बोल दो कि कुछ भी उल्टी सीधी कोई चीज हो, लॉजिकल सी, अभी मेरे माइंड में आ नहीं रहा है, ठीक है। तो तुम समझ लो कि एक तो वो चीज भी करें, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स काम भी करे, और वो पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा दे, इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। इसीलिए ये ऊपर जाती ही नहीं है अपने आप। किसकी वजह से जा रही है, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स एफ की वजह से जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर यू फाइनल हमारा क्या है, ज्यादा है इससे। तो अभी एक बात बताओ, तो ये जो है कि फोर्स जो है ये एक्ट कर रहा है और इसको ऊपर की तरफ लेके जा रहा है, ठीक है। यू फाइनल मेरा ज्यादा हो गया, अब इसकी वजह से क्या हो गया कि यू फाइनल माइनस यू इनिशियल अगर मैं करूंगी, तो यानी कि एम जी एच माइनस 0, तो इस तरीके से मेरे पास प्लस का एम जी एच आ जाता है, ठीक है। तो मेरे पास यू डेल्टा यू क्या हो गया, प्लस का एम जी एच, ठीक। और डेल्टा यू होता क्या है, माइनस डब्लू, यानी कि मैं लिख सकती हूँ प्लस एम जी एच इज इक्वल टू माइनस का डब्लू। तो मतलब मेरे पास डब्लू क्या आ गया, माइनस का एम जी एच। तो यानी कि ये कंजर्वेटिव फोर्स, ये क्या, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। यहाँ पे इस फॉर्मूले में ये हमेशा वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स ही रहेगा, ठीक है। तो ये वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स क्या आ रहा है, माइनस का एम जी एच। ये कह रहा है, ये बात, ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि वर्क इज डन अगेंस्ट अगेंस्ट कंजर्वेटिव अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। अब अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स वर्क हुआ है तो ऑब्वियसली किसी और ने किया होगा, कंजर्वेटिव फोर्स ने नहीं किया है, कंजर्वेटिव फोर्स की मर्जी के बिना हुआ है।
ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा अब ये स्टेटमेंट पूरा। तो हमेशा क्या ध्यान रखना है कि कंजर्वेटिव फोर्स काम करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। भूल जाओ तो इतना ध्यान रखना कि कोई भी बॉल है अगर उसको तुम छोड़ दोगे तो वो अपने आप नीचे गिरती है। अपने आप नीचे गिरने का मतलब ये है कि तुम्हारे द्वारा लगाए हुए फोर्स से वो नीचे नहीं आ रही है। वो अगर नीचे आ रही है तो उसके ऊपर कोई और फोर्स लग रहा है, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है। तो इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ने उसे नीचे गिराया है। तो ऊपर ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी थी, नीचे कम पोटेंशियल एनर्जी है, तो ज्यादा से कम पोटेंशियल एनर्जी हुई है, तो पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल फोर्स ने कम कराई है। क्लियर है इतनी बात? तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ध्यान रखो। क्वेश्चन भी इसी पे बेस्ड है, बिल्कुल सेम। मैंने कहा ना कि इस स्टेटमेंट ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें पता है मैं आज इतना एम्फेसाइज कर रही हूँ ना इस स्टेटमेंट पे, तुम्हें अगर ये स्टेटमेंट अच्छे से क्लियर होके अपने दिमाग में बैठ गया ना, तो तुम ये समझ लो कि तुम सिर्फ वर्क एनर्जी पावर ही नहीं, तुम ग्रेविटेशनल चैप्टर जब हम पढ़ेंगे ना तब उसमें हम ग्रेविटेशनल एनर्जी से रिलेटेड खूब सारे क्वेश्चंस करते हैं, वहां पर भी तुम्हारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होगा जब तुम क्वेश्चन कर रहे होगे। और जब तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं, तो उसके जो क्वेश्चन करोगे ना तब भी तुम्हारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे क्लियर होंगे, सिर्फ एक स्टेटमेंट जो कि क्रिस्टल क्लियर होने से तब। ठीक है, चलो अब पोटेंशियल एनर्जी जो है ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस। अब मुझे ये बता दो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीजेस इफ इज वर्क इज डन। तो तुम्हें आंसर ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए, तुम्हें पहले ही खुद पता होना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस कब इंक्रीज करेगी। पहले तो ये सोचो कि मैंने तुम्हें याद क्या करवाया था। मैंने कहा था कि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस व्हेन वर्क इज डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, तो वर्क इज डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस तो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की डिक्रीज करती है। ठीक है, तो वर्क इज डन अगेंस्ट अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्सेस तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती है। बस। अब तुम कहोगे कि अरे हमने इसमें ऐसे, आप ऐसे क्यों नहीं लिख रही कि वर्क इज डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। जब कंजर्वेटिव फोर्स, जब तुम एक बात सोचो जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये वाला स्टेटमेंट तुम्हें समझ आ गया कि हाँ आपने बोला कि वर्क इज डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज है। तो आपने पोटेंशियल एनर्जी का उल्टा किया, पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज से बढ़ा दिया, मतलब उल्टा किया। तो आप इधर कंजर्वेटिव की वजह नॉन कंजर्वेटिव क्यों नहीं ला रही? ये माइंड में आ रहा होगा कि हम इस जगह ऐसे क्यों नहीं लिख सकते कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। अरे भाई, पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट ही कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए है। कंजर्वेटिव फोर्सेस की मर्जी से करो, कंजर्वेटिव फोर्सेस की बिना मर्जी से करो। ठीक है ना, सिर्फ नाम कंजर्वेटिव फोर्सेस का जरूर आना चाहिए। इसलिए अब देखो, कंजर्वेटिव बाई कंजर्वेटिव फोर्सेस लिखा है थर्ड स्टेटमेंट में, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। नॉन कंजर्वेटिव आ रहे हैं, भाड़ में जाने दो उन्हें। अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्सेस, यस। ठीक है, बस इतनी सी बात थी, कुछ कठिन होता नहीं है। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड। किस केस के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होती है? देखो, बोथ कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, क्या दोनों ही के लिए होती है? कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव के लिए होती है? नहीं। कंजर्वेटिव के लिए सिर्फ नहीं, नाइदर, ना कंजर्वेटिव के लिए ना नॉन कंजर्वेटिव के लिए। अरे भाई, बी के लिए होती है, कंजर्वेटिव के लिए बस। ठीक है, इतना आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं हम। ठीक है, ये चेन वाला क्वेश्चन काफी आता है ना, तो इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि एक यूनिफॉर्म चेन है जिसकी लेंथ जो है वो 4 मीटर की है। ठीक है, एक यूनिफॉर्म चेन है जिसकी लेंथ क्या है, 4 मीटर की है। वो टेबल पे रखी हुई है इस तरह से कि लेंथ ऑफ 1 सेंटीमीटर हैंग्स फ्रीली, 120 सेंटीमीटर हैंग्स फ्रीली फ्रॉम द एज ऑफ द टेबल। अब देखो कंडीशन कुछ कैसी है, जैसे कि ये टेबल है, टेबल का ऊपर वाला सरफेस बनाया मैंने, तो ऐसे ये कोई चेन है। ठीक है, इस तरह से लटकी हुई है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि यहाँ पूरी कितनी थी, पूरी टोटल लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ, टोटल लेंथ है हमारी 4 मीटर। ठीक है, और 4 मीटर यानी कि 400 सेंटीमीटर। मैं सेंटीमीटर में क्यों कन्वर्ट कर रही हूँ, क्योंकि इसने बोला है ना 120 सेंटीमीटर नीचे लटका हुआ है। तो अब 400 सेंटीमीटर है तो 400 में से 120 घटाती हूँ मैं, है ना,
400 में से अगर 120 घटाऊंगी तो कितना बचेगा? 0.8 280 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यानी कि इतना क्या हुआ, ये 280 सेंटीमीटर यहां तक, और इतना पार्ट क्या है, ये 120 सेंटीमीटर। यही तो क्वेश्चन कह रहा है, 120 सेंटीमीटर जो है वो फ्रीली लटका हुआ है टेबल के किनारे से, ठीक है, एज ऑफ द टेबल। द टोटल मास ऑफ द चेन इज 4 kg। टोटल मास जो है वो चेन का वो क्या है, 4 kg। यानी कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि 400 सेंटीमीटर 400 सेंटीमीटर की जो लेंथ है उसके लिए मास कितना दे रखा है, 4 kg, ठीक है। तो अगर 1 सेंटीमीटर की लेंथ हो तो कितना मास होगा, 4/400 kg, ठीक है। अभी काटा पीटी शुरू नहीं करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, 120 सेंटीमीटर के लिए कितना होगा, 4/400 इंटू 120। इसको काटेंगे तो क्या बचेगा, 0 से 0 कट गया, 4 से ये कट गया, मतलब आ गया 1.2 kg, ठीक है। तो 1.2 kg मास किसका है, इस वाले का। ये जो इतना पार्ट है जो लटक रहा है इसका मास कितना हो गया, 1.2 kg, ठीक है। यहाँ पे अब क्वेश्चन तो ये कह रहा है कि व्हाट इज वर्क डन इन पुलिंग द एंटायर चेन ऑन द टेबल। मतलब ये जो एंटायर जितनी चेन ये टेबल के नीचे लटकी हुई है इसे पकड़ के ऊपर खींचना है, तो कितना फोर्स हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा इसको ऊपर खींचने के लिए। तो वही चीज है, जब भी अब तुम अगर ये वाली चीज आ गई तो अब तुम वर्क एनर्जी पावर पढ़ रहे हो, और वर्क एनर्जी पावर अगर पढ़ रहे हो तो फिर वर्क इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वाला फॉर्मूला लगाओ बस। देखो, वर्क इज इक्वल्स टू तुमने पढ़ा था चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और फिर एक बार पढ़ा वर्क इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा यू, ठीक है। तो ये दो चीजें तुमने पढ़ी है, ये दो स्टेटमेंट जो है, ये दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। अब काइनेट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्यों नहीं लगा रहे, अरे भाई ये क्या मूव कर रही है, मतलब मूव तो कर रही है, तुम कहोगे अरे हल्की हल्की मूव तो नहीं करी है ना, लेकिन ऐसा बहुत बड़ा वाला मोशन तो नहीं आया ना, इसमें वेलोसिटी वगैरह तो दी नहीं है ना, तो ये वाला फॉर्मूला मत लगाओ, ठीक है। तो तुम ये लगाओ ये वाला। अब तुम कहोगे कि अरे वर्क डन इन पुलिंग द चेन, ये तो वर्क डन तो हम लगाएंगे अर्थ की वजह से, अर्थ वाले फोर्स यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से थोड़े ना ये ऊपर खिंच जाएगी। अरे तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी तो निकाल लेंगे ना, वही चीज है। तो अब देखो क्या करेंगे। अभी तुम्हें क्या मानना है कि ये जो चेन इतनी लटक रही है, इस चेन को इतनी लंबी चेन नहीं देखी, तुमने इसका मास निकाल लिया। अब तुम एक बात सोचो कि कोई भी, अभी हम सेंटर ऑफ मास पढ़ाएंगे तुम्हें आगे, है ना, तो सेंटर ऑफ मास में क्या होता है कि कोई भी लंबी सी चीज है तो हमेशा उसका सेंटर ऑफ मास मानते हैं कि इस जगह उसका सारा मास लाई कर रहा होगा। तो ये 120 सेंटीमीटर, मैंने कहा कि यहाँ पर इसका क्या है, सेंटर ऑफ मास, और ये सेंटर ऑफ मास है इसका, मतलब एक ऐसा पॉइंट है जहां पर सारा मास उस पूरी बड़ी सी बॉडी का लाई करता हो, तो जो कि कितना है यहाँ पर, मैंने कहा 1.2 kg। तो अभी ये सेंटर ऑफ मास जो है वो इससे कितनी ऊपर हो गया, 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मतलब पूरी लेंथ थी 120 सेंटीमीटर, तो उसके जस्ट मिड पॉइंट पर हमारा क्या आ गया, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अगर अभी समझ में नहीं आ पा रहा हो तो घबराना मत, सेंटर ऑफ मास आगे मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो ये 60 सेंटीमीटर पे है, तो तुम्हें कंडीशन कुछ ऐसे समझनी है, तुम्हें कंडीशन ऐसे समझनी है कि जैसे या फिर ऐसे कर लेते हैं, ये कोई मास है जो कि 60 सेंटीमीटर नीचे लटका हुआ है, ठीक है। ये कोई मास है जो 60 सेंटीमीटर नीचे लटका हुआ है, इसको ऊपर उठा के यहाँ तक लेके जाना है। तो अब तुम क्या करोगे, सिंपल, अभी अब जब ये ऊपर जाएगा तो अभी इसकी ये पोजीशन है, तो यानी कि ये यू इनिशियल हो गया, और फिर उसके बाद फाइनली यहाँ पे पहुंच जाएगा यू फाइनल, तो फिर यहाँ पे पहुंच जाएगा ये ऊपर, है ना। यू इनिशियल से यू फाइनल, तो यू इनिशियल क्या रखोगे, देखो इसको देखते जाओ, यू इनिशियल क्या होगी, ऑब्वियसली नीचे की तरफ है ये। अब हमें क्या करना पड़ता है, ऐसे केस में हम एक रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, तो हम इसमें क्या करेंगे, टेबल को रेफरेंस पॉइंट मानेंगे, ठीक है। टेबल, ये जो टेबल है इसको क्या मानेंगे, रेफरेंस पॉइंट मानेंगे। रेफरेंस पॉइंट मानने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होना। तो यू इनिशियल अब रेफरेंस पॉइंट से नीचे है तो यानी कि नेगेटिव में आ जाएगी, तो एम जी एच लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो एम क्या है, मास मेरे को 1.2 kg दे रखा है, जी मतलब 10 हो गया, एच क्या है 60 सेंटीमीटर, 10⁻⁻², ठीक है। ये यू इनिशियल हो गया, यू फाइनल क्या हो जाएगा
यू फाइनल हो जाएगा भाई। अब तो वो टेबल पे ही पहुंच गया, यहाँ से उठ के यहाँ पे सारा मास पहुंच गया है। मतलब ये सारी इस चेन को ऊपर खींच लिया जाए तो ये सारी चेन अब कहाँ जाएगी, इसी लेवल पे आ जाएगी। जब इसी लेवल पे आ जाएगी तो फिर मैंने इसी लेवल को क्या माना था, रेफरेंस पॉइंट माना था, और रेफरेंस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। ठीक है, तो वर्क, अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू। अब वो देखो, जब हम ऐसे लिखते थे कि वर्क डन इक्वल्स टू माइनस डेल्टा यू, तो ये क्या हो जाता है, वर्क डन बाई, ये क्या हो गया, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो वर्क डन अगर मैं लिख दूं कि वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्सेस, अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या हो जाएगा, डेल्टा यू, प्लस का साइन हटा दो, सिंपल सी बात है। और डेल्टा यू क्या होता है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू फाइनल क्या है, 0, फिर माइनस, ऑलरेडी यू इनिशियल माइनस में है तो 1.2 इंटू 10 टू द पावर, ये 60 इंटू 10 टू द पावर -2। ठीक है, तो अल्टीमेटली तुम्हारे पास 7.2 जूल आ जाएगा। ठीक है, कैसे किया, इससे ये 0 और ये 0 कट गया और फाइनल आंसर। ठीक है, तो वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्सेस, मतलब कंजर्वेटिव फोर्सेस के अगेंस्ट काम किया है, किसी और फोर्स ने काम किया होगा। ये ऑब्वियसली ये चेन को कोई और फोर्स खींचा है ना, अर्थ के फोर्स की वजह से थोड़ा ना खींची थी। अर्थ का फोर्स लगाता तो, अर्थ का फोर्स यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता तो वो तो नीचे ही खींच डालता ना, इसलिए। तो तुम्हें ऐसे केस में क्या करना है, हमेशा ये वाली चीज ध्यान रख लिया करो बस। जब कंजर्वेटिव फोर्सेस के थ्रू पूछा जाए तो वर्क डन इक्वल्स टू माइनस का डेल्टा यू लिख दिया करो, और जब वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स पूछा जाए तो प्लस का डेल्टा यू लिख दिया करो। ठीक है, बस इस तरह से सॉल्व करना होता है, और यू इनिशियल और यू फाइनल निकालने होते हैं। अब हम देखेंगे कि रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी, फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो अब पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड हम ये वाला स्टेटमेंट तो जानते ही हैं कि वर्क डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस का डब्ल्यू। ठीक है, तो हमें फोर्स लेके आना है, तो फोर्स किसके फॉर्मूले में था, वर्क डन के फॉर्मूले में था। क्या होता था फोर्स, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स, है ना, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ही तो डॉट प्रोडक्ट था। ठीक है, तो जब डेल्टा यू इज इक्वल टू था माइनस डब्ल्यू, तो फिर माइनस और फिर ये एफ डॉट डी एक्स, इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, देन मैं इस पे अगर इंटीग्रेशन लगाना चाहूँ तो इंटीग्रेट भी कर सकती हूँ मैं ऐसे करके, एफ डॉट डी एक्स। और अगर मैं इसे इंटीग्रेट करूंगी तो यहाँ पे x1 से लेके x2 तक की लिमिट, ये मैं फॉर्मूले लिख रही हूँ, ठीक है ना, ये तुम्हें फॉर्मूले यूज कर सकते हो, तुम्हें क्वेश्चंस मिलेंगे तब तुम्हें ऐसे फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे। क्यों, क्या, कैसे, अब इनका इतना ज्यादा लॉजिक नहीं है कि बहुत ज्यादा डेप्थ में जाए हम, है ना, बस इतना समझ लो ना कि यहाँ पे हमने W की जगह पर ये रखा। ठीक है, इतना ही लॉजिक है, इससे ज्यादा और लॉजिक ना लगाना है ना ढूंढना है तुम्हें। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि तुम इसी वाले स्टेटमेंट पे आओ वापस इस पे, तुम अगर एफ इक्वल टू क्या लिख सकते हो, डेल्टा यू अपॉन डी एक्स, है ना, तो एफ इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, ये डी यू अपॉन डी एक्स। अब तुम कहोगे कि डेल्टा यू क्यों नहीं लिखा, अरे डेल्टा यू का मतलब एक बड़ा चेंज, डी यू का मतलब है छोटा चेंज, ये डिफरेंशिएशन वाले फॉर्म में भी आ गया। ठीक है, और हम क्या करेंगे, इसको माइनस भी लगाएंगे इसके साथ, माइनस, है ना, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस भी तो था हमारा, तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है तुम्हारा। क्लियर है, ओके। चलो, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। ये तो इतनी सी बात थी, ये दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ध्यान रखना। ठीक है, देखो, इक्विलिब्रियम, अब इक्विलिब्रियम से हम क्या समझते हैं, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जहां पर नेट फोर्स 0। ठीक है, इक्विलिब्रियम से हम क्या समझते हैं, जहां पर नेट फोर्स जो है वो 0 होना चाहिए तभी। बट इक्विलिब्रियम का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता कि कोई फोर्स लग नहीं रहा। नेट फोर्स 0 होना और कोई फोर्स ना लगना, इनमें अंतर होता है। ठीक है, तो ये एफ नेट 0 होने का मतलब ये है कि फोर्स तो लग रहे हैं लेकिन वो आपस में बैलेंस हो रहे हैं। ठीक है, इट मीन्स कि फोर्सेस आर एक्टिंग बट देयर वेक्टर सम इज 0। जैसे कि मैंने कहा कि ये एक कोई बॉडी थी छोटी सी, इसके ऊपर कई सारे फोर्स लग रहे हैं, F1, F2, F3, F4, F5, F6, ऐसे कई सारे फोर्सेस लग रहे हैं। जब ये फोर्सेस लग रहे हैं तो मैंने कहा वेक्टर सम 0 है, तो यानी कि F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, F3 वेक्टर, F4 वेक्टर, कितने लगाए हैं, 5 6 लगा दिए हैं, ज्यादा ही लगा दिए हैं, F6 वेक्टर। ठीक है, ये सारे वेक्टर क्या है, 0, इनका वेक्टर सम सॉरी 0 है, वेक्टर 0 नहीं है,
वेक्टर सम इनका 0 है। क्लियर है? तो हम इस चीज का ध्यान रखेंगे कि एफ नेट 0। अच्छा, अभी अभी तुम्हें मैंने ऊपर एक फॉर्मूला पढ़ाया, एफ इक्वल्स टू क्या पढ़ाया, एफ इक्वल्स टू माइनस डी यू ओवर डी एक्स, यानी कि इक्विलिब्रियम में क्या होगा, एफ नेट 0 होगा, यानी कि ये नेट फोर्स ही होता है। यहाँ पर हम क्या रखते हैं, ये नेट फोर्स रखते हैं, तो ये नेट फोर्स जो होगा वो 0 होगा। अब एक बात बताओ, कब कब ऐसा होता है कि हम डिफरेंशिएशन करें और आंसर 0 आए? इस कंडीशन में किसी चीज का तुम डिफरेंशिएशन करो और आंसर 0 आए, कब होता है? ऑब्वियसली किसी कांस्टेंट चीज का डिफरेंशिएशन करने पर क्या होता है, आंसर 0 आता है। तो इससे मुझे पता चल रहा है कि इक्विलिब्रियम अगर होगा तो एफ नेट 0 होगा। एफ नेट 0 होगा तो यानी कि इस फॉर्मूले पे देखो तो यहाँ 0 रखोगे, यहाँ 0 आने का मतलब ये है कि डेफिनेटली पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी अब, नेट। ठीक है, तो इस बात को जरा लिख लेते हैं कि अगर हमारा इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम है, तो इसका मतलब ये है कि भाई हमारा एफ नेट जो है वो क्या है, 0। एफ नेट 0 है तो यानी कि एफ इज इक्वल टू क्या होता था, माइनस डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। और अगर माइनस डी यू अपॉन डी एक्स 0 है तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई यू यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, इज कांस्टेंट। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी कांस्टेंट या इज कांस्टेंट, जैसे भी समझ। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये जो इक्विलिब्रियम होता है ना, ये 3 तरीके का होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, नॉन स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अभी मैं बताती हूँ तुम्हें आगे। इस फिगर को देखो, यहाँ पे हमारे पास टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम है, 3 तरीके के इक्विलिब्रियम होते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब ये कैसा है, ये देखो, इस चीज को तुम ध्यान दो, इसको ऐसे समझ लो जैसे ये बाउल है, कोई कटोरी होती है, कटोरी, और उसमें ये क्या है, एक छोटी सी तुमने बॉल ली। अब इस बॉल को तुम यहीं रखा छोड़ दो, तो ये बॉल यहीं पर रखी रहेगी, अभी ये कहीं पे जा तो नहीं रही ना, मतलब तुमने यहाँ पर धीरे से ली, ये कटोरी ली और इस बॉल को यहाँ पर रख दिया। तो जब तुमने ये बॉल यहाँ पर रख दी तो ये बॉल यहीं पर है, कहीं जा नहीं रही, इसका मतलब इक्विलिब्रियम हो गया। अब ये इक्विलिब्रियम जो है, कहीं जा नहीं रही का मतलब, या कहीं फोर्स लग रहा होता तो कहीं ना कहीं मूव करती ना, लेकिन ये कहीं मूव नहीं कर रही, कोई फोर्स नहीं अभी नहीं लग रहा, कहीं मूव नहीं कर रही। ठीक है, अब ये इसका मतलब इक्विलिब्रियम है। लेकिन ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा, ये ऐसे पता चलेगा कि अगर हम इसे कहीं से इसकी जगह से हटाने की कोशिश करें, हम कोई फोर्स लगा के, हम छोटा सा फोर्स लगा के इसे हटाने की कोशिश करें, तो ये वापस से वहीं आ जाए। ठीक है, जैसे अगर मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो ये वापस से वहीं आ गई, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो ये वापस से वहीं आ गई। अपने दिमाग में इमेजिन करना, कटोरी लेना और कटोरी में एक बीच में रख लेना कुछ, और फिर उसको यहीं पर रख के छोड़ देना, तो फिर वो क्या बने रहेगा, स्टेबल वहीं पर रखा। तो तुम इसे फोर्स लगाओगे तो इधर गया, फिर वापस आ गया, अपने आप वापस आ गया, फिर इधर गया, तो फिर तुमने इधर हटाया फोर्स लगा के, तो फिर वो वापस अपने आप फिर से आ गया। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि ये चीज ये शो करती है कि भाई ये क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है भाई, लॉयल है ना, कोई इसे भटकाने की भी कोशिश करता है ना, तब भी वो वापस वहीं आ जाता है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम जैसे बनो अपने दोस्तों के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, जैसे कटोरी को तुम उल्टा करके रख दो, कटोरी को तुमने उल्टा करके रख दिया और उसके ऊपर यहाँ पे बॉल को टिका दिया, बस जैसे तुम कटोरी लेना, और बिल्कुल अभी मैं जैसे हाथ भी कर रखा है ना मैंने, अगर मैं यहाँ पे कोई चीज लूं और उसको यहीं पे संभाल के बस रख दूं, तो फिर मैं कहूंगी देखो देखो देखो, हिल नहीं रहा है, गिर नहीं रहा है ना, ऐसे करूं मैं, तो फिर तुम कहोगे अरे वाह, गिर नहीं रहा, इसका मतलब सारे फोर्सेस बैलेंस्ड हैं, इक्विलिब्रियम हो गया। अब तो ये, अब ये इक्विलिब्रियम स्टेबल है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा, ये ऐसे पता चलेगा कि यहाँ से हिला के देखो जरा, जब तुमने हल्का सा हिलाया तो फिर गिरी ही चला गया, फिर इधर हिलाया तो ये गिरा ही चला गया। जैसे अगर ये बॉडी थी, इसको यहाँ पे रख दिया तुमने इसे हल्का सा हिलाया, ये और हिला चला गया, तुमने इसको इधर की तरफ हल्का सा मूव किया, ये इधर ही मूव करता चला गया। ठीक है, ऐसा है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, फिर उसके बाद न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, तुम सादा सी प्लेट पर ऐसे रखा, ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम है, तुमने हल्का सा फोर्स लगाया, तो तुमने जहां तक फोर्स लगाया बस वहीं तक बॉडी मूव करी, ना इधर गई ना इधर गई, फिर मतलब तुम जितना मूव करा दो बस उतनी मूव कर जाए, और ऐसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये 3 टाइप के इक्विलिब्रियम्स होते हैं हमारे पास, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो तुमने ये तो समझा कि इक्विलिब्रियम होता है तो एफ नेट 0 होता है, और एफ नेट 0 होता है
तो यू जो होता है वो कांस्टेंट होता है। ये बात तुम समझ गए, ठीक है। इक्विलिब्रियम तीन टाइप का होता है, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल, ठीक है। अच्छा, तो अब मुझे कैसे पता चले कि मेरा स्टेबल इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है या फिर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है, ये बात मैं कैसे पता करूंगी, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें बताती हूँ आगे कैसे करेंगे हम। उसके लिए इस स्लाइड को सुनो, ये स्लाइड क्या कह रही है, टू फाइंड आउट द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। तुमने मतलब ये तो समझ लिया कितने तरीके का इक्विलिब्रियम होता है। अब हमें ये पता करना है कि अगर मेरे पास कैलकुलेशन है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, अब हमेशा कटोरी लेके थोड़ी रखते रहोगे तुम, तुम्हारे पास तो क्वेश्चन आएगा ना, क्वेश्चन में तो न्यूमेरिकल सी वैल्यू होगी, तो कैसे पता करोगे। तो हम क्या करेंगे कि डबल डिफरेंशिएट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब पहले डी ओवन डी एक्स होता था, इतना पोर्शन ये क्या होता था, एफ, ठीक है। तो इससे मतलब तुम्हें क्वेश्चन में क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी दे रखी होगी, ठीक है। और फिर पूछा गया जाएगा उससे कि बताओ इससे क्या होगा कि कब हमें मैक्सिमा मिलेगा, कब हमें मिनिमा मिलेगा, मतलब हमें कब स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेगा, कब हमें अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, क्या होगा, कैसा इक्विलिब्रियम मिलेगा इस पोटेंशियल एनर्जी से, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आएगा, अभी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगी। तो तुम क्या करोगे, पहले एक बार डिफरेंशिएट करोगे, फिर दूसरी बार दोबारा डिफरेंशिएट करोगे, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट। अब ये दोबारा डिफरेंशिएट करने पर अगर आंसर पॉजिटिव आता है तुम्हारा, तो ये समझ लेना कि मिनिमम वैल्यू मिलेगी यू की, और यू की अगर तुम्हें मिनिमम वैल्यू मिल रही है तो इसका मतलब कैसा है तुम्हारा, स्टेबल इक्विलिब्रियम, कम से कम एनर्जी होगी तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। और अगर तुम्हारी डबल डिफरेंशिएट करने के बाद वैल्यू जो है वो नेगेटिव में आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारी यू का जो तुम्हें मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा, मतलब यू की तुम्हें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, और इसका मतलब ये है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। अभी तुम्हें समझ नहीं आया होगा, तो अभी बस इसको, ये जो इतना मैंने ऐसे फ्लो चार्ट बना के लिख लिया है ना, ये फ्लो चार्ट तुम्हारे बहुत काम आएगा, ठीक है। इसको ऐसे ही ड्रॉ कर लेना, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन कराती हूँ, तो फिर उससे समझ में आ जाएगा, है ना। अब इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ कंजर्वेटिव सिस्टम क्या दे रखी है, u इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, ठीक है। ए और बी क्या है, पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स है। इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड करनी है, मतलब किस पोजीशन पर हमें इक्विलिब्रियम मिलेगी, मतलब x की वो क्या वैल्यू होगी जहां पे हमें इक्विलिब्रियम मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है कि डिस्कस करो, बताओ कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, अनस्टेबल होगा या न्यूट्रल होगा, ठीक है। तो पहला सवाल सॉल्व करते हैं, पहला पार्ट, कि हमें ये बताना है कि किस x की किस वैल्यू पर इक्विलिब्रियम पोजीशन मिलेगी। तो एक बात सोचो, इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालनी है ना तुम्हें, इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालने का मतलब क्या है, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एफ इक्वल्स टू जीरो, एफ इक्वल्स टू जीरो करना पड़ेगा, यानी कि डी यू अपॉन डी एक्स को, माइनस डी यू अपॉन डी एक्स को तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जीरो के बराबर पुट करना पड़ेगा। तो अब हम कर देते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, देखो, ए टू ए एक्स माइनस बी इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। टू ए एक्स माइनस बी इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है ना। इस वाली ये जो इक्वेशन थी ना, इसी को मैंने डिफरेंशिएट कर दिया है, ठीक है। तो अब जब डिफरेंशिएट कर दिया तो मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगी, तो कैसे निकालूंगी, b दूसरी साइड चला जाएगा तो b अपॉन टू ए, बी अपॉन टू ए इज द पोजीशन, वो पोजीशन जहां पर क्या मिलेगी मुझे, इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। अब ये इक्विलिब्रियम जो है वो मेरा कैसा है, स्टेबल है या नहीं है, ये बात मुझे कैसे पता चलेगी, ये बात पता करने के लिए मुझे दूसरा काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा भाई, ठीक है। अब मुझे अगर ये पता करना है, सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट, तुम्हें क्या पता करना है, टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम पता करने के लिए तुम क्या करते थे, डबल डिफरेंशिएट करते थे, ठीक है। देन और में क्या करना है, टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम पता करना है, ठीक है, टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। तो अभी यहाँ पर, सॉरी मैंने यहाँ पर ये देखो नेगेटिव साइन को इंक्लूड नहीं किया, तो ये नेगेटिव साइन को इंक्लूड करेंगे ना, मतलब मैंने ऐसे लिखा था ना, टू ए एक्स माइनस बी इक्वल्स टू जीरो, तो ये सब चीज क्या नेगेटिव में है ना। तो इसकी वजह से वैसे आंसर, फाइनल आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फाइनल आंसर विल बी द सेम। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, b माइनस टू ए एक्स इक्वल्स टू जीरो, फाइनल आंसर तो यही आना है, ठीक है। तो अब ये जो चीज है इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, अगेन डिफ्रेंशिएट, अगेन डिफ्रेंशिएट। अब दोबारा जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या होगा, तो ये b तो जीरो हो जाएगा, माइनस टू ए इक्वल्स टू क्या रह गया, जीरो, ठीक है। ये वाली चीज हो गई तुम्हारी,
तो अगेन डिफरेंशिएट मुझे करना है, ठीक है। तो मैं अपनी बिगनिंग वाली इक्वेशन देखती हूँ। मेरी पहली इक्वेशन क्या थी, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, ठीक है, यही मेरी इनिशियल इक्वेशन दे रखी थी। तो डी यू अपॉन डी एक्स करूंगी तो मेरे पास क्या आया, टू ए एक्स माइनस बी, ठीक है। फिर उसके बाद एक और बार डिफरेंशिएशन करूंगी तो क्या आएगा, टू ए, ठीक है। अब ये जो टू ए है, ये कैसी वैल्यू है, एक पॉजिटिव वैल्यू है। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव वैल्यू है तो ये क्या कहती है, देखो पॉजिटिव वैल्यू होती है तो क्या कहती है कि मिनिमा मिलेगा यू का, ठीक है, यू मिनिमम मिलेगा और स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई अब हमें कैसे मिलेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेगा, ठीक है। तो आंसर हमारा इसमें से क्या हो जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ कंजर्वेटिव फोर्स यू इज इक्वल टू, सेम वही ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, ठीक है, ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, सेम वही वाला। तो मेरे पास u की वैल्यू क्या दे रखी है, अगेन वही ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स। अब तुम्हें क्या बताना है, तुम्हें बताना है एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स, फोर्स की क्या इक्वेशन होगी और पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी बतानी है तुम्हें इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। तो फोर्स की इक्वेशन कैसे बनाओगे, तो एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी एक्स से। तो u के ये माइनस को ऐसे ही रखो, u को डिफरेंशिएट करो, तो टू ए एक्स माइनस बी, तो एफ इज इक्वल टू क्या आ गया, बी माइनस टू ए एक्स, ठीक है। तो ये तो हमने अपना क्या कर लिया, फोर्स की इक्वेशन बना ली, फोर्स का पहले वाले क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया। फिर उसके बाद दूसरा वाला पार्ट अगर हम करें तो ये पहला पार्ट हो गया और ये दूसरा वाला पार्ट हो गया कि पोटेंशियल एनर्जी एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पे पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहले उसके लिए तो तुम्हें ये करना पड़ेगा ना, पहले u की इक्विलिब्रियम में पोजीशन, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तुम्हें इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी की ये इक्वेशन है। अब इसमें x मिसिंग है ना, तो तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी जब इक्विलिब्रियम पे निकालनी है उसके लिए तुम्हें वो x निकालना पड़ेगा इक्विलिब्रियम वाला। तो तुम्हें उसके लिए क्या करोगे, f इज इक्वल टू माइनस बी टू ए एक्स, इसे रखोगे जीरो के बराबर, ठीक है। इसे जब जीरो के बराबर रख लोगे तो यहाँ से जब x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा तुम्हारे पास, b अपॉन टू ए, ठीक है। तो b अपॉन टू ए आ जाएगी। अब तुम इस x इक्वल टू बी अपॉन टू ए को पोटेंशियल एनर्जी वाली इक्वेशन में पुट करो, u फिर x b अपॉन टू ए का स्क्वायर माइनस b और फिर b अपॉन टू ए, ठीक है। तो u इज इक्वल टू हो गया ए बी स्क्वायर अपॉन टू ए। अब टू ए क्यों, देखो इस स्क्वायर की वजह से ये ए स्क्वायर भी हो जाएगा, ठीक है। तो एक ए से कैंसिल हो जाएगा, ये टू नहीं होएगा, यहाँ पे फोर आएगा, है ना। तो फोर ए हो जाएगा नीचे, ऊपर वाला ए हटा देती हूँ, क्लियर है। ऊपर वाला ए जो था नीचे के ए स्क्वायर से एक कैंसिल हो गया, माइनस ये बी स्क्वायर अपॉन टू ए, क्लियर है। तो बी स्क्वायर अपॉन फोर ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू ए, तो आंसर आ जाएगा फाइनली बी स्क्वायर अपॉन फोर ए, वो भी कैसा, माइनस, ठीक है। तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी एट इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी फॉर द कंजर्वेटिव फोर्स ऑफ सिस्टम इज गिवन बाय, फिर से पोटेंशियल एनर्जी की तुम्हें इक्वेशन दी है, तो पोटेंशियल एनर्जी एट इक्विलिब्रियम पूछ रहा है। तो एट इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि पहले तुम्हें फोर्स की इक्वेशन निकालनी है, फिर उसको जीरो करना है और वहां से एक्स निकालना है और उस एक्स को यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है, फोर्स निकालना है। तो फोर्स कैसे निकलेगा, माइनस डी यू अपॉन डी एक्स से, ठीक है। तो वो कैसे आएगी, तो ये माइनस बाहर रखा रहने देती हूँ, सेवन बाई टू इंटू टू आगे आया, पावर जो है एक्स के ऊपर पावर है जो आगे आई, फिर एक्स माइनस थ्री, यानी कि ये हो जाएगा माइनस, ये बाहर रखे रहने देते हैं, सेवन एक्स माइनस थ्री, यानी कि एफ इज इक्वल टू हो गया थ्री माइनस सेवन एक्स, ठीक है। ये हो गया थ्री माइनस सेवन एक्स, तो ये फोर्स आ गया। अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये थ्री माइनस सेवन एक्स इक्वल टू जो फोर्स है इसको क्या करना पड़ेगा, जीरो के बराबर करना पड़ेगा, और फिर यहां से हम निकालेंगे अपना इसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू। तो एक्स इज इक्वल टू आ जाता है मेरे पास थ्री बाई सेवन, एक्स की वैल्यू मेरे पास थ्री बाई सेवन आ चुकी है, ठीक है। मैंने क्या किया है, सेवन एक्स को इस साइड ले गई हूँ तो पॉजिटिव आ गया, ठीक। तो एक्स इक्वल टू थ्री बाई सेवन आ गया। अब इसको पुट कर दो इसमें, u इज इक्वल टू सेवन बाई टू
एक्स स्क्वायर माइनस 3x, फिर इसमें u इज इक्वल टू 7/2, एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया 3/7 का स्क्वायर माइनस 3 × 3/7। तो u स्क्वायर इक्वल टू, देखो ये एक्स 7 का स्क्वायर हो रहा है तो एक 7 कट जाएगा ऊपर वाले से, तो 3 3 9/2 × 7 है ना, माइनस 9/7। तो 9/7 अगर कॉमन भी ले लूँ मैं तो क्या बचा, 1/2 माइनस 1, है ना। तो देखो अभी क्या होता है, u इज इक्वल टू 9/7 कॉमन ले लिया तो 1/2 माइनस 1 करेंगे तो माइनस का 1/2 आएगा, तो -9/7 × 2 यानी कि 9/14 यूनिट्स लगा दो। ठीक है, जूल में लिख सकते हैं, एनर्जी है ना तो जूल, -9/14। तो आंसर क्या हो गया, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, नाउ अब हम देखेंगे कि हमारे पास आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, है ना। क्या है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ना एनर्जी हम बना तो सकते नहीं है, एनर्जी बनती नहीं है, और ना ही हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वो क्या होता है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, ये हमारा लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है। फिर इफ ऑन अ सिस्टम, अगर किसी भी सिस्टम पर कंजर्वेटिव फोर्सेस काम कर रहे हैं, अगर किसी भी सिस्टम पर कंजर्वेटिव फोर्सेस काम कर रहे हैं तो उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है। इस बात को ध्यान रखना है कि अगर ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस काम कर रहे हैं तो उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो यानी कि इसका मतलब ये होता है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहने का मतलब होता है कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो है, इसका जो सम है दैट इज कांस्टेंट रहना। ठीक है, ये चीज मेरी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। अब क्वेश्चन करेंगे तभी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। ये थ्योरी पार्ट तो बस इतना सा ही था, बाकी क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब देखो इस वाले क्वेश्चन को, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि अ बॉडी ऑफ मास 5 kg, 5 किलो की एक बॉडी है, इसको ऊपर की तरफ फेंका जाता है विद काइनेटिक एनर्जी ऑफ 490 जूल। यानी कि जब कोई बॉडी है, ये रही मेरे पास ये बॉडी, ठीक है, इसे हमने क्या किया, ऊपर की तरफ फेंका विद द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 490 जूल। तो यानी कि इस पोजीशन पर मैंने, मेरे पास इसको काइनेटिक एनर्जी कितनी थी देने के लिए, 490 जूल। अगर तुम इससे रिलेट नहीं कर पा रहे हो तो ऐसे समझ लिया करो, काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है, हाफ mv²। तो हाफ तो रहेगा ही, m बॉडी है तो मास तो रहेगा ही, तो इसका मतलब है यहाँ पर इसको वेलोसिटी दी गई है। बस इतनी सी बात है। अगर यही ऐसे कह देता कि एक बॉल बॉल है या बॉडी है, उसको ऊपर की तरफ वेलोसिटी दी गई है, तो तुम चीज रिलेट कर पाते, लेकिन इसको इतनी काइनेटिक एनर्जी से फेंका गया है, थोड़ा सा चीजों को, टर्म को बदल दिया है, लेकिन मतलब तो यही है ना। तो बस इसके मास, वेलोसिटी और फिर उसका स्क्वायर 1/2 कर दिया है तो फिर काइनेटिक एनर्जी हो गई। तो यानी कि ये हमारे पास क्या हो गई, यहाँ पर इस लेवल पे इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई। ठीक है, तो अब इसकी वजह से क्या होगा, ये ऊपर मूव करेगा। आगे क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द हाइट एट विच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी बिकम्स हाफ ऑफ द ओरिजिनल। तो मतलब ये जो बॉल होगी वो मान लो कि यहाँ पर पहुंच गई, ठीक है, और कुछ हाइट तक पहुंच गई, कुछ हाइट तक पहुंचने के बाद अब ये बोल रहा है कि वो कितनी हाइट होगी, वो हाइट क्या होगी, वो हाइट क्या होगी जब काइनेटिक एनर्जी जो है बॉडी की वो ओरिजिनल वाले की हाफ हो जाए। तो यानी कि यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी हो वो कितनी हो जाए, 490/2 जूल हो जाए, है ना। तो यानी कि तुम्हें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मिल गई और फाइनल काइनेटिक एनर्जी मिल गई। ठीक है, तो अभी एक बात बताओ कि इसको इनिशियल, यहाँ से काइनेटिक एनर्जी वहां से यहाँ तक दी गई है, अब हम क्या कर सकते हैं, हमसे क्या पूछा है कि इसकी हाइट बतानी, तो हम क्या क्या ऑप्शन लगा सकते हैं कि भाई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो रही है ना। और क्या कर सकते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, अगर मैं इसको यहाँ पे ये ग्राउंड मान लूं कि यहाँ पे ये क्या है, ग्राउंड है, ठीक है, अर्थ की सरफेस है, और ये एट सम हाइट, ठीक है, ये ऊपर सम हाइट पे है। तो इस जगह पर इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0, और इस जगह पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, यू फाइनल, ऑब्वियसली mgh यही हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है हमारा, कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब क्या है कि जब वो कांस्टेंट रहेगी
तो वही हम क्या कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वाली प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल वाली इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल वाली प्लस काइनेटिक एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी फाइनल वाली। ठीक है, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। तो इनिशियल वाली काइनेटिक एनर्जी क्या है, 490। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0। फाइनल वाली क्या है, 490/2 काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, mgh। m कितना दे रखा है, 5 kg, और g 10 हो गया, तो 550 h कर देते हैं। समझ रहे हो ना इस बात को। यहाँ पे क्या लिखेंगे, mgh, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, m क्या है 5, g क्या है 10, और ये है h, तो 50 h हो गया। अब मुझे बस इसको सॉल्व करना है, अब मुझे इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, हम लिख सकते हैं कि 50h इज इक्वल टू 490 माइनस 490/2, तो 50h इज इक्वल टू हो गया 490/2। ठीक है, अब तुम्हें पता है मैंने ये 50h जो लिख लिया था वो कैसे लिख रहा था, मैंने g को 10 मान के, तो अब मुझे क्यों, मैं इसको हटाना चाहती हूँ, मैं g को 10 नहीं मानना चाहती, मैं g को 9.8 मानना चाहती हूँ। क्यों मानना चाहती हूँ, क्यों, क्योंकि तुम्हें पता है यहाँ पे 49 आ रहा है, 49 आए, 98 आए, है ना, ये सब जब आए, 19.6 आए, या फिर 196 आए, ये वर्ड्स, ये नंबर्स ऐसे हैं जो मल्टीपल हैं एक दूसरे के, कट जाते हैं आसानी से। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको हटाते हैं लोग, ये 50h वाली टर्म को हटाते हैं। क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, 5 × 9.8 लिखेंगे, 5 का भी 9.8 में मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, 5 × 9.8 h। ठीक है, 5 × 9.8 h, तो 5 × 9.8 h। अब इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि अब चलो देखो, तुम्हें इसका इसका पॉइंट हटाओ, नीचे 10 ले आओ। ठीक है, और उसके बाद 98, और ये कटेगा, ये कट जाएगा 2 बार। ठीक है, अभी तुम्हें अगर ऐसे नहीं काटना है, थोड़ा सा साफ सुथरे तरीके से लिखना है, तो मैं ऐसे लिख देती हूँ, देखो h इज इक्वल टू क्या हो गया, 490/2, और फिर यहाँ आ जाएगा 5, और यहाँ आ जाएगा 9.8। ठीक है, अब तो ठीक है, तो इस पॉइंट से एक और ऊपर जीरो बढ़ गया, फिर उसके बाद 49 से 98 2 बार कट गया, तो ऊपर हो गया 100, नीचे हो गया, नीचे देखो क्या हो गया, 5 और 2 का मल्टीप्लाई किया 10, और ये 10 × 2 20, ये हो गया 20, तो आंसर क्या आ गया, 10/2 यानी कि 5। ठीक है, क्लियर है आंसर। कैलकुलेशन का खेल था थोड़ा सा यहाँ पे ना, तो यहाँ पे हम बिल्कुल बच गए, हमने बिल्कुल कैलकुलेशन की, कुछ था ही नहीं इसमें जो ज्यादा गुणा भाग करना था। अब आगे बढ़ते हैं। अ बुलेट A bullet of mass m moving with the velocity v strikes a suspended wooden block of mass capital M। ठीक है, एक लकड़ी का ब्लॉक है, उसका मास है कैपिटल एम, उससे एक बंदूक की गोली जो है वो जाके टकरा जाती है स्मॉल एम वेलोसिटी, स्मॉल एम मास की है, वी वेलोसिटी की है, और रिमेन्स एम्बेडेड, और उसी में घुसी रहती है। इफ द ब्लॉक राइजेस टू अ हाइट h, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। अब देखो क्या है हमारा ये क्वेश्चन, अब हुआ क्या होगा, मैं अब बनाती हूँ ब्लॉक्स। ठीक है, और बुलेट, ये हमारा एक वुडन ब्लॉक है ये। ठीक है, ये वुडन ब्लॉक है, और ये है एक बुलेट। ठीक, तो अब ये जो बुलेट है भाई, ये जा रही थी इतनी v स्पीड से, मास इसका m था, और इसका मास है कैपिटल M, ये इससे जाके टकराती है, इस वुड, इसका हम कलर चेंज करते हैं। ठीक है, ये इससे जाके टकराती है और इसके अंदर घुस जाती है, इसके अंदर घुस जाती है। अब इसके अंदर जब घुसती है, तो ऑब्वियसली घुसते टाइम भी इसकी क्या थी, वेलोसिटी v थी। अब इसी v वेलोसिटी की वजह से ये जो मास है ये थोड़ा सा रेज कर जाता है, कैसे रेज कर गया होगा, ये थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और अच्छे से बनाते हैं, ये इस तरीके से हो जाएगा। मतलब पहले, मैंने तुम्हें अभी भी पहले बोला था कि कोई भी लंबी बड़ी सी बॉडीज होती हैं तो हम उनका सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं, तो ये अगर एक बड़ा सा ब्लॉक था तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ था, इस लेवल पे था, और फिर ये अब रेज होके ऊपर पहुंच गया। थोड़ा सा मुझे और अच्छे से ऊपर बनाना चाहिए, इसे इस तरह से बनाना चाहिए।
ऐसे बनाना है। अब क्या हो रहा है कि अगर हमने कहा कि इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर था पहले इस लेवल पर, तो अब यहाँ पहुंच चुका है, ठीक है। अब इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, यहाँ पर। पहले सेंटर ऑफ मास यहाँ पर था, ये कितनी हाइट, इस हाइट h पर ये पहुंच चुका है, ठीक है। क्योंकि जब भी बड़ी बॉडीज होती हैं तो हम क्या करते हैं, हम उनके सेंटर ऑफ मास से डील करते हैं। तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये इनिशियल कंडीशन थी। अब ये नहीं सोचना है कि इनिशियल कंडीशन ये थी, नहीं। जब बुलेट जो है वो इससे टकरा गई, इसमें घुस गई, और फिर उसके बाद खुद भी इसे भी वी वेलोसिटी से लेके चल पड़ी और ऊपर कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर भी इसके अंदर ये एम्बेडेड है यहाँ पर बुलेट, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, ये इनिशियल कंडीशन थी, ये फाइनल कंडीशन थी, फाइनल कंडीशन थी। तो अब क्या करोगे तुम, वही चीज, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या थी, इस अब देखो हमें क्या करना पड़ेगा, हम ऐसे केस में फिर से रेफरेंस लेवल मानते हैं। नॉर्मली हम रेफरेंस लेवल अर्थ के सरफेस को मानते हैं, लेकिन अब हम क्या करेंगे, इस लेवल को, इस लेवल को क्या मानेंगे, रेफरेंस लेवल, ठीक है। और फिर ये वाला जो लेवल, नया लेवल क्रिएट हुआ है, ये अनदर लेवल होगा, दूसरा लेवल, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, स्मॉल m प्लस कैपिटल M, दोनों के पास है ना वेलोसिटी। इसी ये v वेलोसिटी, जब ये बुलेट जो है वो इससे टकराई, तो ये v वेलोसिटी इसको भी मिल गई, इस वुडन ब्लॉक को, ठीक है, इस ब्लॉक को भी मिल गई, तभी तो ये भी मूव कर पाया। और पोटेंशियल एनर्जी जीरो है क्योंकि रेफरेंस लेवल पे है। किस रेफरेंस लेवल पे, इस रेफरेंस लेवल पे है, ठीक है। ये रेफरेंस लेवल माना है। फिर उसके बाद अगला लेवल यहाँ पे आ जाता है ना, पहले ये था और फिर उसके बाद ये आ जाता है बाद में, ठीक। अब हम क्या करेंगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई क्योंकि वहां पे पहुंच के रेस्ट पे आ गया। फिर उसके बाद एम जी, एम भी किसका, दोनों दोनों ही पहुंचे हैं इस हाइट पे, तो स्मॉल m प्लस कैपिटल M और जी एच, ठीक है। अब बस इसको काट पीट करनी है। तो 1/2 स्मॉल m प्लस कैपिटल M v स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्मॉल m प्लस कैपिटल M जी एच, ठीक है। तो ये जो चीज है ये इससे कट गया, फिर मेरे पास क्या बच रहा है, v स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh, तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2gh, ठीक है। दिस इज द फाइनल आंसर कि हमारे वेलोसिटी क्या आ जाएगी, अंडर रूट 2gh। वैल्यू होती तो हम वैल्यू पुट कर देते। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए पार्टिकल ऑफ, ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m मास का एक पार्टिकल है, SHM परफॉर्म कर रहा है, स्मूथ हेमिस्फेरिकल बॉल है, ये स्मूथ हेमिस्फीयर बॉल है, ठीक है। बाउल, बॉल बोल रही हूँ, बाउल, बाउल है, A B C 3 पॉइंट का है, इसमें मूव करता है ये A to C, मतलब कोई, ये बाउल है, ठीक है, कटोरी होती है, कटोरा, उसमें एक छोटी सी मास का एक पार्टिकल, वो ABC ऐसा करके घूमता है, ABC ऐसा करके घूम रहा है, ठीक है। बार बार A to C जाता है, बैक टू A, मतलब A to C जाता है, फिर वापस से C से A आ जाता है, ऐसे होता है। तो दैट कि PV जो है, इसकी हाइट जो है यहाँ तक, ये क्या है, h इक्वल टू हाइट h है। फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉल व्हेन इट क्रॉसेस द B, मतलब अब क्या हो रहा है कि मान लो कि ये मास जो था स्मॉल m वो यहाँ है, ठीक है, और वो यहाँ से गिरना शुरू हुआ, फिर उसके बाद ये यहाँ पहुंचा, तो इस वक्त इसकी क्या होगी, वेलोसिटी। तो अभी जब यहाँ पर ए लेवल पर है तो इसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो, ठीक है, वेलोसिटी जीरो है, और इसके हम क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी। अब वेलोसिटी की बात नहीं कर रहे, काइनेटिक एनर्जी, क्यों, क्योंकि अभी इस वक्त हम, ये एसएचएम की बात हो रही है, देखो क्या है ये, एसएचएम। अभी जब तुम आगे एसएचएम पढ़ोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि ये एक्सट्रीम पोजीशंस होती हैं, क्या होती है, ये वाली एक्सट्रीम पोजीशंस होती हैं, और एक्सट्रीम पोजीशंस पे हमारी वेलोसिटी क्या होती है, जीरो हो जाती है। और यहाँ पर ये मीन पोजीशन होती है, जो कि वेलोसिटी यहाँ पर क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो कैसे समझ सकते हैं, तुम एक बात समझो कि जैसे कि हमारी कोई भी बम बॉल होती है, बॉल को हम ऊपर फेंकते हैं और फिर वो मैक्सिमम हाइट पर जाके रुक जाती है, थोड़ी देर के लिए रुकती है ना, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर मतलब बहुत ही कम, उस टाइम के लिए रुकती है, फिर नीचे मूव करने लगती है, मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे जाके इसकी वेलोसिटी एकदम जीरो हो जाती है, वही ये हाईएस्ट पॉइंट है, वही ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये ए और सी जो है वही हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक। अब क्या होता है, तो यहाँ पर क्या है, काइनेटिक एनर्जी जीरो है, बट पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑब्वियसली किसके बराबर होगी, इस हाइट से हम मतलब देखेंगे तो हम क्या देंगे, mgh के बराबर, ठीक है। तो ये हमने इनिशियल वाली लिख ली है। अब फाइनल वाली देखेंगे तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगी फाइनल,
क्या हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस लेवल को मुझे क्या लेना पड़ेगा, रेफरेंस लेवल। क्या मानूंगी मैं इसे, रेफरेंस लेवल। इसको हमने मान लिया रेफरेंस लेवल। तो फिर रेफरेंस लेवल मान लिया तो पोटेंशियल एनर्जी मेरी क्या हो गई, जीरो। ठीक है, तो अब हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ठीक है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, mgh। काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल क्या है, जीरो। तुम जब इसे सॉल्व करोगे तो अगेन तुम्हारे पास वी स्क्वायर इक्वल टू 2gh आ जाएगा, और इसका मतलब v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। ठीक है, तो हमने क्या किया है, वही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट हम सब जगह लगा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चाइल्ड इज स्विंगिंग, चाइल्ड जो है वो स्विंग कर रहा है ऑन अ स्विंग, मतलब ऐसे वाले झूले होते हैं ना जिन पे झूलते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे कि एक, जैसे ऐसे झूले होते हैं ना जो, कि ये वाले, ऐसे कोई झूला है, ठीक है, मतलब ये तुमने देखा होगा कि हमने ये वाले हमारे झूले होते हैं जिस तरह से ऐसे हम उस पर झूलते हैं, ये मैंने वैसा बना दिया है। ऐसे वाला झूला होता है, फिर वो आगे पीछे होता रहता है ना, ऐसे करके जाता है। वही वाला स्विंग वाला जो झूला होता है, वही झूले की बात की जा रही है। ठीक है, तो अभी अगर मैं इस तरह से फिगर बनाऊं कि यहाँ पर ये हो गया, और ये वाला ऐसे प्लेटफॉर्म ऐसे शो कर दूं, और फिर उसके बाद यहाँ ये ऐसे। अब बात ये है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ, ये जो झूला है, जो चाइल्ड है वो झूल रहा है, वो अगर मिनिमम डिस्टेंस उसकी ग्राउंड से होती है 0.75 मीटर, क्या होती है, 0.75 मीटर, ठीक है, ग्राउंड से। ओके, और मैक्सिमम डिस्टेंस उसकी क्या होती है, 2 मीटर। देखो क्वेश्चन में लिखा है कि मिनिमम एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ द स्विंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज 0.75 और 2 मीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द स्विंग। तो अब हम क्या करेंगे, तो ये देखो मैंने, ये ग्राउंड है, अब इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया ग्राउंड से। अब ये ग्राउंड है तो भाई यहीं पर यही हमारा क्या रहेगा, रेफरेंस लेवल। ठीक है, यही हमारा क्या रहेगा, रेफरेंस लेवल रहेगा। तो अब देखो, मान लेते हैं कि अगर मैंने कहा कि ये वो लेवल है जब झूला ऐसे सीधे लटका रहता है, ठीक है, तो झूला लटका हुआ है तब क्या कंडीशन है, इसकी वेलोसिटी ये रही, और फिर उसके बाद ये हाईएस्ट वेलोसिटी इसकी यहाँ पर है। अब ये हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गया है, हाईएस्ट लेवल। अभी तुम एक बात सोचो, यहाँ पर है तो इसकी पोटेंशियल हाइट कम है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, बट इसके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। तो अब जैसे जैसे ये ऊपर पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो होती जाएगी। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी कम होती जा रही है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है ना। तो एक एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, जीरो हो गई, और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हमारी इनिशियल मैंने मान लिया और ये फाइनल। ठीक है, तो हम कहेंगे कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू, फिर वही काइनेटिक एनर्जी, मैंने उल्टा लिख दिया, काइनेटिक एनर्जी नहीं, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल है ना, प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ठीक है, फिर उसके बाद इनिशियल वाली क्या लिखेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली क्या है, एम जी, और एच क्या है, 0.75 मीटर, इक्वल्स टू फाइनल वाली काइनेटिक एनर्जी जीरो प्लस एम, और जी एच क्या है 2। ठीक है, बस इसको सॉल्व करना है। अब तुम देख सकते हो कि m जो है वो कॉमन होके हट जाएगा, इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इस m से हट जाएगा। तो वी स्क्वायर ही तो v तो निकालना है, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया प्लस 7.5 हो जाएगा, जी की वैल्यू अगर 10 रख देंगे तो, ठीक है, फिर ये हो जाएगा 20। तो वी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू हो गया 20 माइनस 7.5, जो कि कितना हो जाएगा, 20 में से अगर 7.5 हमारा जाता है तो क्या बचेगा, 12.5, है ना। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12.5 इंटू 2 यानी कि 25। ठीक है, थोड़ा नीचे पीछे आ रहा होगा, तो वी इज इक्वल टू ये आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्या अच्छा आ चुका है हमारे पास, 5 मीटर पर सेकेंड। तो एक बात ध्यान रखनी है कि अगर ऊपर जाता है, कोई भी बॉडी है, अगर जैसे हम
इस पोजीशन से इस पोजीशन पर जा रहे हैं तो फिर क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है और काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना होगा, ऑब्वियसली यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तभी तो ये और ऊपर नहीं जा पा रहा है, तभी तो वेलोसिटी जीरो हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी फिर जीरो हो गई। ठीक है, हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी। तो इसी तरीके से तुम्हें करने हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि अ मशीन विच इज 75% इफिशियंट, 1 मिनट, यूजेस 12, 75% इफिशियंट है कोई मशीन है, ठीक है, और वो 12 जूल की एनर्जी को यूज करते हैं लिफ्टिंग 1 kg ऑफ मास थ्रू द सर्टेन हाइट। ठीक है, तो कंडीशन कुछ ऐसी है कि जैसे कि ये कोई 1 kg का मास है, ठीक है, और इसे कुछ हाइट तक ऊपर ले जाने में, मान लेते हैं कि एच हाइट तक ऊपर ले जाने में इसे कुछ वर्क एनर्जी कितनी लगती है, 12 जूल। ये मशीन कोई है जो मशीन इसे ले जाती है यहाँ से ऊपर, उसे इतनी एनर्जी लेती है। तो जो मशीन है, मशीन जो है वो कितनी एनर्जी ले रही है, 12 जूल, बट काम कितना कर रही है वो, ये मशीन है कितनी, 75% इफिशियंट है। मतलब ऐसा ऐसा समझ लो तुम, कई बार ऐसा होता है ना कि कोई नोट होता है वो फटा हुआ होता है, तो फिर जैसे 20 रुपए का नोट है, तो फिर कई बार होता है कि थोड़ा सा फट रहा है तो वो 20 रुपए में नहीं चलता, कई बार 20 रुपए का नोट 15 रुपए में चल जाता है। क्यों, क्योंकि थोड़ा सा फट रहा है तो जो लेने वाला होता है वो थोड़ा एडजस्ट कर लेता है। तो वही वाली चीज है कि तुम यहाँ पर मशीन को, तुम्हारी तरफ से मशीन है उसको प्लग में लगाओगे, इस तरह से करोगे ना, तो मेन एनर्जी तो 12 जूल जा रही है, लेकिन 75% इफिशियंट है, यानी कि उसके जो काम हो रहा होगा उसकी एनर्जी से, वो कितना हो रहा होगा, 12 × 75/100, मतलब 12 जो जूल है उसका 75% ही ये अपना वर्क कर पा रही है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि ये चीज किसके बराबर होगी, ऑब्वियसली यहाँ से हम क्या, हमने इससे ऊपर लेके गए हैं, नीचे से ऊपर लेके गए, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाई है, यानी कि ये जो हमने 12 जूल हम इसको मशीन को देते थे, इसका 75% जो कि ये रहा, ये इतना ही पार्ट इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने में लग गया, तो दैट इज mgh। तो ये 12 × 75/100 इक्वल्स टू m क्या हो गया, 1 g 10, और h हमें फाइंड करना है, तो मैं एच यहाँ से निकालूंगी, तो 12 × 75 करेंगे ना, तो 900 आ जाएगा, तो ये ओवरऑल आंसर आएगा 0.9 मीटर। ठीक है, 0.9 मीटर मेरे पास एच आया है, लेकिन अब आगे क्वेश्चन ये कह रहा है कि द मास इज अलाउड टू फॉल थ्रू द सेम हाइट, मतलब अब ये मास यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है, अब ये जो मास यहाँ पहुंच गया, मैं यहाँ से इसे गिरा दिया, अलाउड टू फॉल डाउन, यानी कि u इक्वल्स टू 0 से इसको गिरा दिया, और फिर ये यहाँ पर वापस आके यहाँ गिरा, जब ये यहाँ पक्के वापस गिरा तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी ये पूछ रहा है। ठीक है ना, तो द मास इज अलाउड टू फॉल डाउन थ्रू द सेम हाइट, उसी हाइट से इसको गिरने दिया जाता है, इसकी वेलोसिटी बतानी है एट द एंड ऑफ द फॉल। तो तुम्हारे पास अब क्या है, वेलोसिटी इक्वल्स टू √2gh, लगा दो फॉर्मूला। ठीक है, तो कुछ भी कठिन नहीं था, 2 × g की वैल्यू 10 और h की वैल्यू 0.9, तो ये हो गया √18, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। क्लियर है इतनी बात, बस सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि अ ब्लॉक ऑफ मास 8 kg, ये देख रहे हो ब्लॉक, ये ब्लॉक जो रखा हुआ है 8 kg मास का, इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ द इंक्लाइन स्मूथ सरफेस एज शोन इन द फिगर, इफ स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग इज 200 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के जो है वो 200 न्यूटन पर मीटर है। ब्लॉक्स कम्स टू रेस्ट आफ्टर कंप्रेसिंग द स्प्रिंग बाय 1 मीटर। तुम्हें पता है होता क्या है, ये ब्लॉक जो है ये यहाँ से गिरना शुरू करता है, यहाँ पे आता है, फिर और आगे आ जाता है कि, और इस स्प्रिंग को लगभग 1 मीटर का ये कंप्रेस कर देता है। ठीक है, ये जो स्प्रिंग अभी ऐसे ऐसे दिखाई दे रही है, ये पिचक जाती है, मतलब कंप्रेस हो जाती है, और यहाँ तक कितनी कंप्रेस हो गई, 1 मीटर की कंप्रेस हो जाती है। ठीक है, तो 1 मीटर की कंप्रेस हो जाती है, तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक बिफोर इट कम्स टू रेस्ट। तो ब्लॉक ने कितनी डिस्टेंस कवर की रेस्ट पे आने के लिए, तो एक बात बताओ कि ब्लॉक का के साथ हुआ क्या होगा। अब इसको हम ऐसे समझते हैं, हमें एनर्जी कंजर्वेशन ही लगाना है यहाँ पर। तो देखो, अभी पहले मैं साइड में एक और फिगर बना के दिखाती हूँ, तब तुम्हें चीजें ज्यादा अच्छे से समझ आएंगी। ये हमने अपना इंक्लाइन प्लेन बनाया, ठीक है, और उसके बाद मेरी ये यहाँ पर स्प्रिंग है, यहाँ पर, ठीक है, ये स्प्रिंग थी पहले, लेकिन अब क्या हुआ, कंप्रेस होने के बाद,
कंप्रेस होने के बाद ये स्प्रिंग जो थी वो यहाँ पे आ गई इस तरह से, ये कंप्रेस होके आ गई, तो यानी कि ये स्प्रिंग तो कंप्रेस हो गई भाई अपनी 1 मीटर, ठीक है, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। ये 30 डिग्री है ये। फिर उसके बाद जो हमारा ब्लॉक था यहाँ पर, ये जो ब्लॉक था, मान लेते हैं कि इसने यहाँ से लेके यहाँ तक की ये इतनी ही तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यहाँ तक ब्लॉक आ जाएगा। तो ये मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस है डी, ठीक है, ये ब्लॉक ने कवर की, तो ब्लॉक यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया, और स्प्रिंग जो थी वो यहाँ से लेके यहाँ तक आ गई, ठीक है। तो ब्लॉक जब यहाँ से यहाँ तक आए, ये तो अलोंग द इंक्लाइन है ना, लेकिन जब भी हम पोटेंशियल है ना, अब हुआ क्या है, ब्लॉक अगर देखा जाए कायदे से, तो ब्लॉक एक ऊपर वाली पोजीशन से एक नीचे वाली पोजीशन पे आया, यानी कि ऊपर से नीचे आया, ठीक है। ऊपर से जब नीचे आया तो इसका मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज की है, तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए वर्टिकल हाइट देखी जाती है, ना कि ये ऐसे टेढ़ी वाली। तो मैं मान लेती हूँ कि ये वाली हाइट जो है वो एच है, ठीक है, ये एच है। तो डी और एच का क्या रिलेशन बन सकता है, तो अगर हम कैसे लिख सकते हैं, ये देखो, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो एच चाहिए ना मुझे, एच इक्वल्स टू डी साइन 30 हो जाएगा, ठीक है। एच क्यों इंटरेस्टेड हूँ मैं इसमें, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला लगता है उसमें हम क्या रखते हैं, वर्टिकल हाइट देखते हैं, ठीक है। भले ही इसने ऐसे करके मूव किया है, पर हमें मतलब किससे है कि इसने वर्टिकली कैसे मूव किया है। तो एच इक्वल्स टू डी साइन 30 हो गया, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक इज इक्वल्स टू, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। वो भी कौन सी, इलास्टिक, स्प्रिंग के अंदर कौन सी पोटेंशियल एनर्जी होती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक कितना हुआ है, mgh के बराबर। इंक्रीज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग कितना हुआ है, हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो m कितना है, मास, ब्लॉक का मास देखो 8, g 10, हाइट h की जगह पे क्या रख देंगे, d साइन 30, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में हम ये d हमने पहले क्यों निकाला, क्योंकि इसने बोला था ना, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ब्लॉक बिफोर इट कम्स टू द रेस्ट, तो इसने डिस्टेंस तो यही ट्रेवल की है ना, ठीक है। तो ये हमें d फाइंड करना है, इक्वल्स टू 1/2, k की वैल्यू क्या है 200 एक्स स्क्वायर, मतलब 1 मीटर का ही ये कंप्रेस हुआ था, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो हम अभी देखो करते हैं आगे, इसको थोड़ा इधर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस वाले पार्ट को सॉल्व करें अगर, तो तुम देख सकते हो, एक जीरो से एक ये जीरो कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, अब देखो क्या बच रहा है मेरे पास, साइन 30 को भी हम 1/2 लिख सकते हैं, है ना, ये साइन 30 जो है वो हम इसको 1/2 लिख सकते हैं, और इस 2 से ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये 8 × d × 1/2 इज इक्वल्स टू 10, है ना, और 1 का स्क्वायर है उधर। तो अब मेरे पास क्या बना, मेरे पास बना कि 4d इज इक्वल्स टू 10, तो d इज इक्वल्स टू 10/4, यानी कि 5/2, यानी कि 2.5 मीटर, ठीक है। दिख नहीं रहा होगा लेकिन समझ लो 2.5 मीटर, ठीक है, क्लियर है। चलो यही आंसर था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्पेरिकल बॉल जो है, स्पेरिकल बॉल है, मास जिसका है 20 kg, जो कि स्टेशनरी है, ठीक है। स्पेरिकल बॉल, गोल गोल सी बॉल है, स्टेशनरी एट द टॉप ऑफ द हिल ऑफ हाइट 100 मीटर, ठीक। इट रोल्स डाउन अ स्मूथ सरफेस ऑफ टू द ग्राउंड, देन क्लाइम्स अप another hill of height 30 meter, finally rolls down to a horizontal base at height 20 meter above the ground, find the velocity attained by the ball when moving on the horizontal base। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब तुम्हें फिगर बना के बताऊंगी ना मैं तुम्हें, तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो देखो सबसे पहले क्या था कि ये देखो कि ये है हमारा ग्राउंड का लेवल, है ना, अभी तुम्हें दिखाती हूँ, ये है मेरा क्या, ग्राउंड का लेवल, अब दिख रहा होगा तुम्हें, ठीक है। तो अब ग्राउंड का लेवल तो ये है ही, अब उससे क्या हुआ, सबसे पहले थी हमारे पास भाई एक 100 मीटर ऊंचाई पर एक हिल, फिर उसके बाद हम आ गए, ये
100 मीटर ऊंचाई की हिल थी। फिर ये नीचे बिल्कुल अब जमीन पे, फिर इस जमीन से 30 मीटर ऊंचाई की हिल, 30 मीटर ऊंचाई की हिल, फिर उसके बाद 20 मीटर ऊंचाई की हिल। हिल नहीं है, अब ये हॉरिजॉन्टल बेस है, ऐसा कंडीशन है। समझो इस बात को कि जैसे कोई बॉल थी यहाँ पर, ठीक है, और ये वाली जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज 100 मीटर, ठीक है, 100 मीटर, क्लियर है। और फिर उसके बाद ये जो डिस्टेंस है ग्राउंड से, ये जो ग्राउंड से डिस्टेंस है दैट इज 30 मीटर, और फिर ये जो डिस्टेंस है दैट इज 20 मीटर, ठीक है। अब डिस्टेंस ग्राउंड से जितनी है, ये सब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी हमारी बताएंगी। तो फिर अब देखो क्या हो रहा है कि इट रोज डाउन अ स्मूथ सरफेस टू द ग्राउंड देन क्लाइम्स अप द, यहाँ पे 20 kg का मास है, ये 20 kg का मास है, ये 100 मीटर की हाइट पे रखा हुआ था। फिर उसके बाद ये रोल करके नीचे आता है, रोल्स डाउन, है ना, टू द सरफेस ऑफ ग्राउंड, लिखा है रोज डाउन टू द सरफेस ऑफ ग्राउंड, ग्राउंड पे आ गया। देन क्लाइम्स अप टू द अनदर हिल, फिर ये दूसरी हिल पे चढ़ जाता है, ये दूसरी हिल पे चढ़ जाता है जो कि 30 मीटर की ऊंचाई पे है, ये हो गया। फिर फाइनली रोज डाउन टू द हॉरिजॉन्टल बेस एट द हाइट ऑफ 20 मीटर अबव द ग्राउंड, है ना। तो यहाँ पर हम चाहें तो इस तरह से भी इसका फिगर बना सकते थे कि ये इस तरह से भी जा सकता था, लेकिन अल्टीमेटली मुझे क्या रखना है, फाइनल वाला अपना 20 मीटर पे ही रखना है, ऐसे करके, ठीक है। अब सही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो फाइनली क्या हुआ, 30 मीटर की हिल के बाद वो फिर 20 मीटर अब जो ग्राउंड है हॉरिजॉन्टल उस पर आ गया है। तो अब अगर यहाँ पर आ चुकी है ये बॉल, तो इस बॉल की तुम्हें क्या बतानी है, वेलोसिटी, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो तुम एक बात बताओ, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ये u इक्वल टू 0 था, ठीक है, यहाँ पर इसके पास क्या था, u इक्वल टू 0, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो, क्योंकि ऐसा तो कहा नहीं कि ये ऊपर से इतनी वेलोसिटी से फेंकी गई है, कुछ कहा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर बट यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी हमारे पास एम जी इंटू 100, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी निकल आई, ठीक है। फिर उसके बाद अब तुम देखो बीच में भले ही ये वाला पॉइंट पड़ रहा है, लेकिन जो भी ये हमारी कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं, इनमें क्या होता है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन देखनी होती है। तो इनिशियल पोजीशन ये रही, फाइनल पोजीशन क्या आई, तो तुम इस 30 मीटर वाली हिल को तो भूल जाओ, इससे कोई मतलब नहीं है। तुम यहाँ पे आए, अब इस जगह तुमने देखा तो यहाँ पर तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी क्या है, इस जगह पर तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, एम जी इंटू 20, ठीक है। इन दोनों को इक्वल करना है, क्यों क्यों इक्वल करना है, क्योंकि भाई हमारी ये जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट लगेगा ना हमारे यहाँ पे, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्सेस ही लग रहे हैं। तो पहले क्या है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या है, 0, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल क्या है, 100 mg, फाइनल वाली काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस ये 20 mg, ठीक है, ओके। तो मैं यहाँ से एम, इधर से एम लेके कट जाएगा मेरा, 100 ये 1000 हो गया, फिर वी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू ये प्लस 20, ठीक है, प्लस 20 जी, तो 200 हो गया, ठीक। तो वी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू 100, 1000 में से 200 गया, दैट इज 800, वी स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 1600, फाइनली वी इक्वल्स टू क्या हो गया मेरा, अंडर रूट 1600, यानी कि 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 40 मीटर पर सेकेंड इज द फाइनल आंसर, ओके। तो इसी तरीके से करेंगे, हमें इस बीच वाली हिल का कोई मतलब नहीं है, अगर इस हिल पर वेलोसिटी पूछी जाती तो हम इस लेवल को और इस लेवल को देखते। अब हमें जहां पे पूछिए बस हमें उन दोनों लेवल्स को देख, ठीक है, ओके। देन आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास क्या है, पावर। पावर का कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है, व्हाट इज पावर, पावर होता है द रेट एट विच वर्क इज डन, जिस रेट पर काम किया जा रहा है उसको क्या कहते हैं हम, पावर। तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, इसको हम पावर कहें। पावर हमारी कैसी क्वांटिटी है, पावर हमारी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है,
पावर हमारी कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है। डायमेंशंस इसकी क्या होंगी बताओ। अब तुम खुद सोचो, ये वर्क डन है, वर्क डन की क्या होती है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू होती है, ठीक है। और टाइम की क्या हो गई, टी हो गई। तो फिर इसकी पावर की क्या हो जाएगी, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री, ठीक है। तो सिंपल है, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री। एसआई यूनिट क्या होगी पावर की, तो जूल पर सेकेंड, ठीक है। और क्या हो सकता है, वॉट होती है, वॉट, ये हमारी हो गई। सीजीएस यूनिट क्या कर सकते हैं, अर्ग पर सेकेंड, अर्ग पर सेकेंड, ठीक है। एक और पावर होती है, क्या यूनिट होती है, दैट इज, एक और यूनिट होती है, अनदर यूनिट क्या होती है, हॉर्स पावर, हॉर्स पावर, इसको ध्यान रखना है, हॉर्स पावर। तो वन हॉर्स पावर इक्वल्स टू, वन हॉर्स पावर इक्वल्स टू 746, 746 वॉट, ठीक, 746 वॉट, क्लियर है। ओके, आगे देखते हैं कि इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है। इंस्टेंटेनियस पावर, देखो पावर तुमने अभी पढ़ा कि हाँ भाई वर्क डन अपॉन टाइम होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। तो अब तुमसे अगर इंस्टेंटेनियस पावर पूछने लगे ना, तो बस डिफरेंशिएशन ऑफ करना है वर्क डन का टाइम के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा बुक्स में लिखा होता है वो लिखा है थोड़ा सा मैंने, लेकिन तुम्हें याद क्या रखना है कि भाई वर्क डन अपॉन टाइम यानी कि डी डब्ल्यू अपॉन डी टी कर दो बस, है ना। जो भी पूछा जाए, जब भी इंस्टेंटेनियस वर्ड आता है, तब हम डिफरेंशिएशन वाली इक्वेशन बना रहे होते हैं, ये वाली बात दिमाग में रख लो, ठीक है। अब तुमने क्या कर लिया कि हाँ इस तरह से लिख लिया, तो तुम डब्ल्यू जानते हो, यानी कि वर्क डन जानते हो। वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट डी आर, ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट हो गया। इस चीज को उठा के हमने वर्क डन की जगह पे रख दिया, तो एफ डॉट डी आर। तो ये डी आर अपॉन डी टी क्या हो गया, ये तो वेलोसिटी बन गया, तो ये वेलोसिटी हमने लिख दिया यहाँ पर। जब ये वेलोसिटी बन गया, तो फिर एफ डॉट वी यानी कि एफ वी कॉस थीटा, तो ये भी तुम्हारे पास एक नया फॉर्मूला आ जाता है, दैट इज पावर का एक नया फॉर्मूला कि एफ वी कॉस थीटा या फिर एफ डॉट वी, ठीक है। तो खूब यूज होता है ये भी, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, ना अब हम क्वेश्चन करते हैं इसको। क्वेश्चन की, अ ट्रेन हैज कांस्टेंट स्पीड है ट्रेन की ऑन अ लेवल रोड अगेंस्ट द रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है इतना न्यूटन का, फाइंड द पावर। तो देखो तुम्हें स्पीड दे रखी है और फोर्स दे रखा है, तो अब पावर कैसे निकालोगे, ऑब्वियसली पावर इज इक्वल टू रेजिस्टिव फोर्स है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा। मतलब जैसे अगर ये ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन इस तरफ से इधर मूव कर रही है, तो रेजिस्टिव फोर्स इस पे कैसे लग रहा होगा, इधर की तरफ, ठीक है। तो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो पावर का फॉर्मूला क्या हो गया, एफ डॉट वी, तो इज इक्वल टू एफ वी कॉस थीटा, ठीक है। तो एफ कितना है मेरे पास, 3 × 10⁻⁴, वेलोसिटी क्या है 40, और कॉस थीटा 180 डिग्री लगेगा, तो ये -1 लगा देंगे। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। पावर इज इक्वल टू 12 × 10⁻⁵ वॉट, ठीक है, सिंपल था हमारा। या फिर 1.6 × 10⁻1.2 कर सकते हैं, पावर अगर बढ़ानी है तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, पॉइंट के टर्म्स में, एक ही बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मशीन गन है, वो फायर करती है 240 बुलेट पर मिनट, हर मिनट में वो 240 बुलेट को फायर करती है। इफ मास ऑफ ईच बुलेट इज 10 ग्राम, द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट्स इज 600 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द पावर बाय द गन। तो यानी कि कोई ये गन है जिसमें से बहुत सारी बुलेट्स निकलती हैं, ठीक है, बहुत सारी बुलेट्स निकल रही हैं। अब अगर ये बुलेट्स निकल रही हैं तो क्या हो रहा होगा, कितनी बुलेट्स निकल रही हैं, 240 बुलेट्स पर मिनट, क्या पर मिनट, ठीक है, 240 बुलेट्स पर मिनट निकल रही हैं। अच्छा, तो हमें यहाँ पर वेलोसिटी दे रखी है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज 600 मीटर पर सेकेंड, एक बुलेट की वेलोसिटी दे रखी है, एक बुलेट का मास भी दे रखा है, ठीक है। पावर पूछा है, तो पावर के फॉर्मूले में क्या आता है, एक तो ये है मेरे पास एफ डॉट बी, ठीक है। अब मैं यहाँ से क्या क्लू निकाल सकती हूँ, मेरे पास वेलोसिटी तो है, पर एक बात सोचो कि क्या इस वाले फॉर्मूले से कुछ हो पाएगा, मतलब यहाँ पे जो वेलोसिटी है, कोई एक बुलेट तो है नहीं है हमारे पास, क्या है, बहुत सारी बुलेट्स हैं, सबका मास भी दिया हुआ है, तो इस फॉर्मूले से करना अच्छा है, इससे अच्छा करना है कि हम क्या करें कि हम यहाँ पे ये देखते हैं कि अगर ये जो बुलेट्स हैं,
तो हम इस पे वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं लगा सकते क्या? वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं। पावर का ये भी तो फॉर्मूला होता है, वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, वर्क अपॉन टाइम इसका भी तो फॉर्मूला होता है। तो हम क्या कर लेंगे कि भाई पावर के लिए वर्क निकालेंगे। ठीक है, तो वर्क के लिए क्या निकालेंगे? वर्क होता है हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब के फाइनल माइनस के इनिशियल। अब के इनिशियल के फाइनल क्या होगा कि ये सारी बुलेट्स जो है वो पहले के इनिशियल बुलेट्स यहाँ पे रखी हुई थी, तो इनका वेलोसिटी जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वाली जीरो। फिर उसके बाद यहाँ से चल पड़ी, तो फिर इन सबके पास वेलोसिटी आ गई। तो के फाइनल वाली हाफ एम वी स्क्वायर, ये तो एक एक के लिए मैंने लिखा है। ये काइनेटिक एनर्जी कितनों के लिखा है? एक के लिए। अगर एन के लिए लिखूंगी, एन बुलेट्स के लिए, तो एन माइनस इनिशियल वाली जीरो है, तो एन कितनी है? 240 बुलेट्स है। और उसके बाद इंटू 1/2, एम मास कितना दे रखा है? 10 ग्राम, तो 10 टू इंटू 10⁻³ वेलोसिटी 600 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ मेरा ये वर्क मिल जाएगा। मुझे क्या मिलेगा? मेरे को वर्क, इसको डायरेक्टली एक बार में आंसर लिख देती हूँ मैं। ठीक है, हम ऐसा कर सकते हैं, हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि सिंपल ये हमारा हो गया वर्क। अब मैंने कहा कि पावर क्या होगा, तो पावर निकालने के लिए तुम क्या कर सकते हो इसमें? ऑब्वियसली हमें टाइम का डिवाइड करना पड़ेगा। अब टाइम क्या डिवाइड कहाँ से करेंगे? तो एक चीज देखो, टाइम क्या ये बोल रहा है कि 240 बुलेट्स जो है वो पर मिनट रिलीज होती हैं, तो पर मिनट। तो यानी कि अगर मुझे पावर चाहिए तो नीचे डिवाइड में टाइम क्या आएगा? 1 मिनट। और 1 मिनट में तो रखते नहीं है हम किस में रखते हैं? हम किस में रखते हैं? सेकेंड्स में। तो हम क्या करेंगे? इसको नीचे डिवाइड करेंगे 60 से। ठीक है, 60 से हमने क्यों डिवाइड किया है? टाइम की वजह से। तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, एक जीरो से एक ये वाला जीरो कैंसिल कर दो। ठीक है, इस वाले 2 से इसको 3 बना दो। अब फाइनली आंसर मैं इधर लिख देती हूँ कि पावर इज इक्वल टू, तुम सॉल्व करोगे तो 7.2 किलो वॉट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसको कैलकुलेशन तो कर ही लेंगे अब। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ पंप कैन टेक आउट 72,000 kg ऑफ वाटर पर आर, एक घंटे में, फ्रॉम अ वेल जो कि 100 मीटर डीप है। कैलकुलेट द पावर ऑफ द पंप अज्यूमिंग दैट इट एफिशिएंसी इज 50%। ठीक है, तो पावर निकालनी है मुझे और इसकी मान के चलना है कि इसकी एफिशिएंसी क्या है? 50% है। तो फिर ये कर क्या रहा है? ये कुछ ऐसा ही तो काम कर रहा है। यहाँ पे ये जो मेरे पास डेप्थ है इसकी, ठीक है, जो कि कितनी है? मुझे डेप्थ दे रखी है 100 मीटर डेप्थ, 100 मीटर। ठीक है, 100 मीटर की डेप्थ दे रखी है। तो अब 100 मीटर की जब डेप्थ दे रखी है, तो फिर यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर यहाँ से पानी उठा के ऊपर ले जाया जा रहा है इस लेवल पे। ठीक है, यहाँ से पानी उठा के यहाँ इस लेवल पे ले जाया जा रहा है। तो यानी कि वर्टिकल हाइट कितनी कवर कर रहा है? ये 100 मीटर। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या हो रही है? इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। देखो पावर निकालने के लिए हमारा मेन फोकस आएगा कि हम पहले वर्क डन निकाल लें। इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर, वाटर की पोटेंशियल एनर्जी कितनी बढ़ रही है? जाएगी, मास कितना है? 7200 kg वाटर है, मास जी हो गया। और कितनी हाइट तक जा रहा है? 100 तक। तो ये हो गया 72 इंटू 10⁻⁴ 1 2 3 4 5, 10⁵ जूल। ठीक है, तो इतनी तो हमारी इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी हो गई। अब इतनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने के लिए काम करना पड़ा ना, कोई भी मशीन होगी पंप को। ठीक है, तो इतना ही तो काम करना पड़ा। तो वर्क डन बाई पंप कितना होगा? ऑब्वियसली इतना ही करना पड़ेगा मुझे, 72 इंटू 10⁵ जूल के बराबर। ठीक है, अब पावर निकालेंगे। अब पावर कैसे निकलेगी? अभी तुम एक बात सोचो, तो इतने काम की मुझे जरूरत है तब पानी यहाँ से उठ के यहाँ पे आ पाएगा। लेकिन जो पंप है वो तो 50% इफिशियंट है। इसका मतलब ये है कि अगर पंप को तुम 100 देते हो तो वो 50 वाला काम करता है। तो मतलब ये वाला मुझे काम चाहिए, तो इसका मतलब मुझे इससे दुगना देना पड़ेगा इसे। मतलब इसका ये जो है मुझे अभी चलो देखो, इससे थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा तुम्हें। तुम चलो पावर निकालते हैं, ठीक है। पावर, इसके हिसाब से पावर क्या होगी? वर्क डन अपॉन टाइम करोगे, वर्क डन क्या हो जाएगा? 72 इंटू 10⁵ 5
अपॉन टाइम क्या है, पर आर लिखा हुआ है, आर लिखा हुआ है तो आर को सेकंड्स में चेंज करेंगे तो ये हो गया। लेकिन ये तो हमारा परफेक्ट वाला हो गया जितना हमारे काम करने के लिए जरूरत है, लेकिन जो पंप है वो 50% इफिशियंट है। इसका मतलब ये है कि आप जितना उसे, ये तो आपको चाहिए काम करवाने के लिए, लेकिन ये ये पार्ट क्या होना चाहिए, दिस पार्ट शुड बी द 50% ऑफ टोटल पावर ऑफ पंप। ठीक है, तो हम क्या कह देंगे कि पहले इसको मैं सॉल्व कर लेती हूँ। 6 से इसको काटूंगी तो 1 और 2 बार कट जाएगा, ठीक है, और फिर इस वाले 6 से काटेंगे तो फिर ये कट जाएगा लगभग 2 बार, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या बचता है, 2 इंटू 10⁻³ ये आ रहा है। तो ये 2 इंटू 10⁻³ जो है, 2 इंटू 10⁻³ जो है, दिस शुड बी, ये होना चाहिए क्या, 50% ऑफ मेन पावर। ठीक है, मेन मेन पावर सप्लाइड। ठीक है, और मुझे ये मेन पावर सप्लाइड निकालनी, कैसे निकालेंगे, टी मेन पावर सप्लाइड। अब तुम देखो, इस 50 से इसको काट दोगे 2 बार हो जाएगा, तो पी मेन पावर सप्लाइड क्या आ जाएगा मेरे पास आंसर, इस 2 का तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 इंटू 10⁻³ यानी कि 4 किलो वाट। तो तुम्हें 4 किलो वाट तुम दोगे जब, तब जाके उस, क्योंकि वो 50% एफिशिएंट है, 4 किलो वाट दोगे तो वो 2 किलोवाट वाला काम कर पाएगी, 2 किलोवाट वाला पावर उसको यूज करेगी, जिसकी वजह से वो इतना वर्क नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो ये एफिशिएंसी का मतलब होता है। ठीक है, देन उसके बाद आगे देखते हैं कि अ फोर्स रिक्वायर्ड टू रो अ बोट एट कांस्टेंट वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द स्पीड। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एक रो मतलब, रो अ बोट मतलब बोट जो एक नदी में एक बोट है, उसको कांस्टेंट स्पीड से चलाए रखने के लिए अगर जो फोर्स लगता है वो फोर्स जो है वो स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, ऐसे लिख लिया मैंने। ठीक है, इफ अ स्पीड ऑफ 400 किलोमीटर पर आवर रिक्वायर्स 7.5 किलोवाट पावर, हाउ मच पावर डज अ स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर रिक्वायर। मतलब ये है कि अगर आपको 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना है तो आपको इतनी पावर देनी पड़ेगी, लेकिन अगर आपको 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना है तो कितनी पावर देनी पड़ेगी। तो तुम्हें पहले तो तुम्हें पावर का फॉर्मूला चाहिए पड़ेगा, तो तुम्हें ये वाली बात पता चल गई कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, एफ वी। ठीक है, इधर से तुम्हारी फोर्स भी जो है, अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी बनाऊं तो फोर्स भी तुम्हारा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी के है, और एक और ये वी तो है ही हमारा, ये इसकी वजह से आया, ये इसकी वजह से आया। समझ पा रहे हो उस बात को कि नहीं। अच्छा चलो, अगर ऐसे समझने में दिक्कत हो रही है तो फिर ऐसे समझो, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी है, तो मैंने कहा कि एफ प्रोपोर्शनलिटी का हार्ट साइन हटाया तो के लगा दिए के। ठीक है, इक्वेशन बना दी। ठीक, तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, पावर इक्वल टू होता है एफ बी। वो फोर्स की वैल्यू उठाओगे यहाँ से तो के वी, और फिर एक और भी, तो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ गया अब वी स्क्वायर। अब तुम इसको यूज करोगे क्या, P1/P2 इज इक्वल टू V1/V2। ठीक है, इसको यूज करेंगे तो P1 हमें पहले 7.5 किलोवाट पावर चाहिए पड़ रही थी, अब पता नहीं कितनी चाहिए पड़ेगी, फाइंड करेंगे। पहले वेलोसिटी 4 थी, अब 12 है। मैंने चेंज इसलिए नहीं करा क्योंकि इसकी भी किलोमीटर पर आवर है, इसकी भी किलोमीटर पर आवर है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए किलोमीटर पर आवर, और ये भी किलोवाट में अपनी पावर निकल आएगी। ठीक है, तो इसको इससे कैंसिल आउट करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो P2 इज इक्वल टू हो जाएगा 7.5 इंटू 3। ठीक है, तो P2 इज इक्वल टू हम क्या कर लेंगे, 3 5 जो 15, 1 कैरी 22.5। एक सेकेंड, क्या मिस्टेक कर दी मैंने यहाँ पर, स्क्वायरिंग तो की ही नहीं है ना, स्क्वायरिंग तो की ही नहीं। हम क्या कर लेंगे भाई, इसका स्क्वायरिंग भी तो करनी पड़ेगी। तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे करके लिखते हैं ऐसे, 7.5 बाई P2 इज इक्वल टू 1/3 का स्क्वायर, तो यानी कि 1/9। ठीक है, तो P2 इज इक्वल टू हो जाएगा 7.5 इंटू 9। ओके, तो अब कर सकते हैं, 5 9 जो 45, 4 कैरी और 63 और 4 67, 67.5 किलो वॉट। क्लियर है, तो हमने शुरू कहाँ से किया था, इस चीज को ध्यान में रखना है।
ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मेरा कि इंजन पंप्स 400 किलोवाट ऑफ पावर थ्रू द हाइट ऑफ दिस इन 40 सेकंड, फाइंड द पावर ऑफ द इंजन इफ इट्स एफिशिएंसी। ये बिल्कुल वैसा ही है जो मैंने यहाँ पर करवाया था, ये वाला डिट्टो सेम यही वाला क्वेश्चन। पहले इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, फिर वर्क डन निकालना है, और यहाँ पे 50% इफिशियंसी बोली थी तो हमने ऐसे किया, वहां पे 80% बोली है तो यहाँ पे 80 रख देना। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन तो तुम कर ही लोगे। ठीक है, इसका आंसर क्या है, 1.25 किलो वॉट है। मैं बता देती हूँ इसका आंसर 1.25 किलो वॉट इसका आंसर है। तो इसको खुद से ट्राई करना। ठीक, तो ओके गाइस, तो ये वाला क्वेश्चन तुम ट्राई करना, और इस लेक्चर को अब यहीं पर खत्म करते हैं। अपना वर्क एनर्जी पावर जो है वो खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इसके बाद। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप सॉल्विंग द क्वेश्चंस एंड लाइक द वीडियो, एंड अपना कमेंट छोड़कर जरूर जाना, ध्यान रखना। ठीक है, चलो बाय।